लिखना लिखना चालू करिए जरा फटाफट। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हेडिंग डालेंगे। कुछ 2-3 क्वेश्चन और बाकी रह गए हैं, थोड़ा नोट कर लो जरा। 2-3 क्वेश्चन और नोट करिए जरा। मैं आज लेकर के आया हूँ 4-6 सवाल और हैं। देखो जरा क्या क्या है। कुछ क्वेश्चन और लिखो जरा। लिखेंगे? हाँ, क्वेश्चन लिखिए जरा। क्वेश्चन यहाँ पर है बेटा, क्लोरागोगेन कोशिका। लिखेंगे यहाँ पे। सवाल यहाँ पर है क्वेश्चन, क्लोरागोगेन क्लोरागोगेन कोशिका। क्लोरागोगेन कोशिका। सवाल ये है कि क्लोरागोगेन कोशिका, ठीक है, पाई जाती है। क्लोरागोगेन कोशिका पाई जाती है, पाई जाती है, ठीक है। पहला ऑप्शन लिखो जरा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला है बेटा केचुआ में पाई जाती है, केचुआ में। दूसरा हाइड्रा में। तीसरा कॉकरोच में। चौथा एस्कैरिस। एस्कैरिस। जरा आंसर बताओ किसमें होगा बेटा? केचुआ। याद करके जाओ, किसमें पाई जाता है बेटा? केचुआ। किसमें होगा? केचुआ, ठीक है। क्लोरागोगेन कोशिका केचुआ में पाई जाती है। सवाल नोट करिए इसको, अगला सवाल कराते हैं। आज 4-5 सवाल कर लेंगे तो ये चैप्टर अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी करिए बराबर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है। अगला लिखेंगे जरा, हो गया वाला, जल्दी नोट करिए। तो क्लोरागोगेन कोशिका केचुआ में पाई जाती है, ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पे बेटा, नेक्स्ट सवाल, क्लोरागोगेन कोशिका। क्लोरागोगेन कोशिका, क्लोरागोगेन कोशिका को कहते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला, इसे बेटा बोलते हैं येलो सेल। येलो सेल, ऑरेंज सेल, रेड सेल, पिंक सेल। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। बताओ भाई क्या आंसर होगा? क्या बोलेंगे? येलो सेल, या इसे बोलते हैं बेटा पीत कोशिका। क्या बोलेंगे? पीत कोशिका बोला जाता है। क्या बोलेंगे? पीत कोशिका। ये कुछ क्वेश्चन है जिसको आपको कर लेने अच्छे तरीके से। और तीसरा सवाल इससे बनता, खाली एक सवाल और बनेगा। तीसरा सवाल कि क्लोरागोगेन कोशिका, क्लोरागोगेन कोशिका, क्लोरागोगेन कोशिका का कार्य होता है। ये सब डायरेक्ट सवाल आपके एग्जाम में ऐसे आएंगे और आपको करना पड़ेगा। पहला बेटा है पाचन, दूसरा बेटा है उत्सर्जन, तीसरा है बेटा श्वसन, चौथा है परिसंचरण। तो कोई आंसर बताएगा? क्या होगा बेटा? उत्सर्जन। क्या हो जाएगा? उत्सर्जन। आज नहीं है ये, ठीक, खत्म। चलो भाई, जहां पे हमने 3 टाइप क्वेश्चन किए, तीनों सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, सेम इसी पैटर्न पर यही आएगा सवाल, ठीक है। और भी का सवाल कर लेते हैं। हो गया भाई इतना भाई? बोलो भाई। चले भैया अगला सवाल, एक सवाल और नोट कर लो हटाएं से। हो गया बेटा? सेल्फी मैन हो गया? चलो भाई बहुत बढ़िया। एक सवाल और है, तो कैसे है अगला सवाल? इसमें लिखा है केचुआ में श्वसन, केचुआ में श्वसन नम त्वचा द्वारा होता है। केचुआ में श्वसन नम त्वचा द्वारा होता है, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला, पहला बेटा बोलेंगे इसे क्यूटेनियस, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। दूसरा फेरेंजियल रेस्पायरेशन। तीसरा फेरेंजियल क्यूटेनियस। उसके बाद पल्मोनरी रेस्पायरेशन, पल्मोनरी रेस्पायरेशन। चौथा ऑल या सभी। क्यूटेनियस, इसे बोलते हैं क्यूटेनियस श्वसन या रेस्पायरेशन। बताओ भाई आंसर क्या बोलेंगे? क्यूटेनियस। ये सवाल याद करके जाइएगा, सवाल पूछेगा आपको, क्योंकि पता है इसमें श्वसन किसके द्वारा होता है? नम त्वचा। तो जब भी श्वसन त्वचा के द्वारा होगा उसमें बेटा क्या बोलेंगे? क्यूटेनियस। क्या बोलेंगे? क्यूटेनियस। जरूर याद करके जाइए सवाल। हो गया? तो 3-4 सवाल जरूरी था आपके लिए। अब हम चालू करते हैं चैप्टर। नया चैप्टर हमारे पास है आर्थ्रोपोडा। एक चीज को पढ़ते हैं तरीके से, ठीक है। चलिए भाई, चलिए हटाएं इसे। अब अगली हेडिंग हमारे पास क्या बेटा? आर्थ्रोपोडा। कौन सा फाइलम है? आर्थ्रोपोडा। इसके पहले हमने कौन सा खत्म किया है? बोलो बोलो, कौन सा खत्म किया है? एनेलिडा। वो किया है? नहीं किया है? तो एक बार 5 मिनट रिवाइज कर ले पूरा। तैयार हो? फिर टाइट बैठो, सीधा सीधा पूरा बैठो। ये तो तुम लुका के बैठो यार, अच्छा नहीं लगता है। जब टाइट बैठो ब्लैक हो गए, दीवार का सहारा लेके बैठे तो समझ लेना, फिर सही कर देंगे मार मार के। वैसे पढ़ना लिखना नहीं है तो दीवार सारा सोटी लोगे। चलो बताओ, सारे पॉइंट मैं पूछूंगा, जल्दी बताइए सब लोग। तैयार हो? ये बताओ जो केचुआ होता है क्या ये नम मिट्टी में पाया जाता है? कौन सी मिट्टी? कौन सी मिट्टी? अगर मुंह बंद रहा तो तुरंत मुंह खोलेंगे आकर के, पूछेंगे, ध्यान रखना। तो केचुआ गीली मिट्टी की सूखी मिट्टी? नम मिट्टी बोलेंगे। सुरंग बना के रहेगा, जहां सुरंग बना के रहेगा क्या वहां पर छोटा 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 मिट्टी निकालेगा, उसे पुरीस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पुरीस। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? पुरीस। कृमि केचुआ बोले आप, पुरीस बोलते हैं। आगे बताओ, क्या जो ये होता है जो केचुआ, इसका शरीर भूरा रंग का होता है, क्यों होता है? किस कारण? किस कारण? और भारी कुछ करता है? क्या करता है? केचुआ की सुरक्षा, केचुआ की सुरक्षा किससे करेगा?
किससे किससे करेगा? तेज बेटा, ये तो करेगा। इसमें कुल कितने सेगमेंट पाए जाते हैं? बोलो बेटा। 100 से 100 पे। क्या सभी खंड के नाम पता है? बोलो भाई। सहायक ग्रंथियां किस खंड पर? एसेसरी ग्लैंड। सहायक ग्रंथियां किस पर है? बताओ। प्रोस्टेट ग्रंथि कहां पे है? प्रोस्टेट ग्रंथ, प्रोस्टेट ग्रंथ, प्रोस्टेट। बोलो। चलो आगे नहीं पढ़ाएंगे, फिर पढ़ो, ये चैप्टर फिर पढ़ो। पढ़ना चलो शुरू से। जब तक याद नहीं होगा तब तक आगे पढ़ाएंगे ही नहीं। पढ़ो जल्दी चैप्टर पढ़ो, जल्दी पढ़िए भाई। जब तक चैप्टर तैयार नहीं होगा आगे नहीं चलेंगे, याद रखना। बताओ। प्रोस्टेट ग्रंथि कहां पर? बोलो। आते कहां से कहां? आ कहां से? नेफ्रीडिया कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? पहला पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा तीसरा। ये बताओ सेप्टल कहां से कहां तक? सेप्टल सेप्टल। तो 3 टू लास्ट कौन है? 3 टू लास्ट। बोलो बोलो। एंडोगमेंटे। और 4 5 है, 4 5 है, 4 5 है। क्या रक्त ग्रंथियां पाई जाती हैं किस खंड पर? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। किस खंड पर? किस खंड पर? किस खंड पर? किस खंड पर? कोई दिक्कत? पहले बॉडी खंड का नाम बताओ। बोलो भाई। पहले बॉडी खंड क्या संवेदी अंग है? नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ। क्या बुकल चैम्बर सुना? बुकल चैम्बर। 5 कहां तक? 1 से 3, 1 से 3, 4 5 पे कौन? 3 4 पे कौन है? 3 4, 3 4। रसिका कहां पे? रसिका 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 रसिका। पेसरी 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 पेसरी। 9 से 14 क्या? 9 से 14, 9 से 14, 9 से 14, 7 9 12 13, 7 9 12 13, 7 12 7 12 कितने जोड़ी? कितने जोड़ी? कितने जोड़ी? कितने जोड़ी? कहां कहां? कहां कहां? कहां कहां? बिस्तर का नाम सुना है? कैसे सुना है? कितने जोड़ी? कितने जोड़ी? कितने जोड़ी? किस पर? किस पर? किस पर? किस पर? 13 का नाम सुना है? 13 पे क्या है? क्या है? अंडाशय है, ओवरी है। कितने पेयर? कितने पेयर? 13 पेयर। बोला 13 जोड़ी। ठीक है, बता भाई। ये बता फिर बताओ। अंडाशय कितने जोड़ी? कितने जोड़ी? बैठो। क्या जोड़ी? हाँ बताओ। कितने अंडाशय कितने जोड़ी? कितने जोड़ी? कितने जोड़ी? कितने जोड़ी? कितने जोड़ी? किस खंड पे? 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 माता जनन क्षेत्र, माता जनन क्षेत्र। किस पर? किस पर? न जनन क्षेत्र, न जनन क्षेत्र, न क्षेत्र। किस पर है? 18। किस पर है? किस पर है? 18। किस पर है? 18। फिर बता जरा, ये बता जरा। ये बता, स्पर्मेटिका का नाम सुना है? कितने जोड़ी? कितने जोड़ी? कितने जोड़ी? कहां कहां पर? जल्दी बोलो। किस पर है? 6 7 8 9। फिर बोलो। 6 7 8 9, 6 7 8 9। देखो मजा आ रहा है? पक्का? तो याद करके आओगे तो हमको पढ़ाने मजा आएगा। अगर थोड़ा सा याद करके आओ। आगे ये बताओ, जो केचुआ का एक लेंगे कि दो लेंगे? बोलो। इसमें अंतर निषेचन की बात है। कैसा बात? क्या निषेचन को कौन के अंदर होगा? फ्लैगेला का सुना है? किस खंड पर? बोलो बोलो। 14 15 16। सीकी का नाम सुना है? गमन मदद करेगा, चलने मदद करेगा, रेंगने मदद करेगा। कहां पर नहीं पाया जाता? बोलो भाई। क्या पहले पे होगा? अंतिम होगा? फ्लैगेला पे होगा? फ्लैगेला कहां पर? जल्दी बोलो। 14 15 16, 14 15 16। टिप्लोसोल का नाम सुना है? तो मैंने क्वेश्चन लिखवाया था कि टिप्लोसोल क्या आंत का पार्ट है? अरे आंतों का पार्ट है टिप्लोसोल। यस। तो मैंने क्वेश्चन करा था। क्वेश्चन करा नहीं तो लिखवाया होगा। टिप्लोसोल किसका पार्ट है? आंत का। क्या ये भोजन क्या अवशोषण तंत्र को बढ़ाएगा? वो लिखवाया है। फ्लोरा कोगन कोशिका का नाम सुना है? बोलो यार। अभी तो लिखवाया फ्लोरा कोगन कोशिका। लिखवाया ना? फ्लोरा कोगन कोशिका किसमें है? केचुआ। किसमें है? केचुआ। क्या कार्य है? उत्सर्जन। क्या कार्य है? उत्सर्जन। क्या कार्य? किसमें है? किसमें? क्या कार्य? क्या इसको पीत कोशिका बोलेंगे? येलो सेल बोलेंगे? तो ये किसमें? 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 केचुआ। कुछ क्लियर है? चलो आगे अगले डालेंगे। संघ आर्थ्रोपोडा। चलिए डालिए। संघ आर्थ्रोपोडा बहुत ही अच्छा संघ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, मजेदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, मजेदार। ठीक है, संघ आर्थ्रोपोडा। संघ आर्थ्रोपोडा। ठीक है, कौन सा संघ पढ़ेंगे बेटा? आर्थ्रोपोडा। ठीक है, हेडिंग डालिए। संघ आर्थ्रोपोडा। चलो क्या जाए? चलो क्या जाए? सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखिए हमारी तरफ। दूसरा क्या है? सबसे पहला पॉइंट हम लोग कैसे इसको याद करेंगे? कितना आसान तरीका, सबसे आसान फाइल है, सबसे आसान, बहुत इजी। अभी तक जो पढ़ा सब आसान है, कठिन है क्या? कुछ कठिन है? दूसरा क्या? यहाँ लिखा बेटा आर्थो। क्या लिखा है? आर्थो। यहाँ लिखा है ए, हमारे साथ बोलो, ARTHO। क्या लिखा है? आर्थो। अच्छा, कितने लोग अंग्रेजी डर लगता है? ईमानदारी से बताओ, कितने लोगों को अंग्रेजी डर लगता है? नहीं बताओ, बता रहा हूँ, ईमानदारी से पूरा हाथ उठाओ, एकदम हाथ उठ जाए। अंग्रेजी डर कितने लोग लगता है? वो इतने चोर बैठे हैं, हाथ छुपा के। तो बेटा अंग्रेजी बोलो। अंग्रेजी बहुत ही आसान शब्द है। अंग्रेजी हिंदी से कठिन है और अंग्रेजी क्या है? सरल है। तो कैसे? ये बताओ क्या लिखा है? क्या लिखा है? अब इतना तो आता ही होगा। क्या लिखा है? आर्थो। और अगर इतना मैं बाहर लिखूं तो क्या लिखा है? बोलो। क्या लिखा है? पोडा। फिर बोलो, पहला क्या है? जोर से बोलो, जिसको नहीं आता जोर से बोले। क्या है? और ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? बोलो। ये मिला के बोलो, मिला के बोलो। कोई दिक्कत? लेकिन इसका मतलब क्या समझो? आर्थो मतलब होता है बेटा, बहुत ध्यान से हमारी बात में क्या बताने वाला हूं। आर्थो मतलब होता है बेटा ज्वाइंट। क्या होता है? ज्वाइंट। ये क्या लिखा है? बोलो। क्या है? स्पेलिंग पढ़ो, क्या है? क्या है?
तो क्या बोलेंगे ज्वाइंट। तो अगर हिंदी बोले ज्वाइंट को क्या लिखेंगे जोड़, क्या लिखेंगे जोड़। तो तुम बताओ ऊपर वाला अच्छा लग रहा है नीचे वाला, ऊपर वाला अच्छा लग रहा है, ऊपर वाला अच्छा लगता है नीचे वाला नहीं। चलो तुम लोग का दिमाग भाई मान गए, क्या दिमाग है वाह भाई मजा आ गया। चलो तो तुम बताओ ऊपर वाला अच्छा नीचे वाला, ऊपर वाला अच्छा है, और बेसिक भगवान ऊपर ही है, भगवान तो अच्छे हैं ही नो डाउट। चलो ठीक है, तो बेटा मैंने बोला तो हमने क्या बोला, हंसते हंसते कुछ ऐसा कर जाओ कि दुनिया याद करे आपको। जोशते कि आपको सीरियस है, समझ नहीं आ रहा, टेंशन पड़े हैं, काम भी नहीं हो रहा, टेंशन में भी है, तो आपको टेंशन में नहीं लेना है, ठीक है। आपको क्या लेना भैया, मुस्कुराते हुए काम करिए, समझ आएगी। ऊपर वाला कौन भैया, ऊपर वाला, ये क्या लिखा है ज्वाइंट, इसका मतलब क्या है जोड़। अब बेटा जो पोटा होता है, पोटा पोटा मतलब होता है, समझो समझो, या तो फूट, या तो फूट बोलेंगे या तो लेग बोलेंगे, क्या बोलेंगे लेग, और इसको बेटा क्या बोलते हैं पैर, क्या बोलेंगे पैर। तो अब सोचो कितनी आसान है, ज्वाइंटेड लेग्स, या इसी को बोलते हैं अपेंडेजेस, क्या बोलेंगे अपेंडेजेस। उपांग क्या बोलेंगे उपांग, तो मैंने कई तरीके से आपको बताने की कोशिश की है, उम्मीद है समझ आ जाएगा। ऐसा फाइलम, ऐसा संघ जिसके पूरे शरीर में क्या पाया जाए, जोड़ पाया जाए, क्या पाया जाए जोड़, खंड पाया जाए, कैसे पाया जाए खंड। लेकिन ये जो सभी के सभी जो खंड हो, वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये जितने भी खंड पाए जाए ये सभी के सभी कैसे खंड बेटा, एक्सटर्नल, कैसे हो एक्सटर्नल, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन हो, बाह्य खंड हो, या क्या बोलेंगे एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, या बोलेंगे बाह्य खंडन, क्या बोलेंगे बाह्य खंडन, जो बाहर से ही हमें क्या भैया दिखाई दे, बाहर से क्या हो दिखाई दे। जैसे आपने कभी टिड्डा देखा, टिड्डा, अरे टिड्डी देखी हरी हरी कलर की, काकरोच देखा है, देखा तो गई, तो जब आप काकरोच को पकड़िए, टिड्डा पकड़िए, तो आपको दिखाई देगा कहां कहां से मुड़ा है वो, कहां से देखना आपको दिखाई देगा कहां से मुड़ा है वो, कहां से दिख रहा है वो। इसका मतलब आप बाहर से देख के पता कर पा रहे हैं उसके अंदर बाह्य खंडन के अंदर वाला बाह्य। तो हम ये बोलते हैं कि ऐसा फाइलम, ऐसा संघ जिसके शरीर में बेटा जो खंड नजर आए, तुम्हें जो जोड़ नजर आए, उन्हें बाहर से नजर आए, बाहर से दिखाई दे, और उसे बेटा हम क्या बोलते हैं जोड़ीदार पैर। जोड़ के साथ साथ में क्या नजर आए पैर, उन पैरों में जोड़ हो, सेगमेंट हो, खंड हो, उसी को हम क्या बोलते हैं आर्थोपोडा, क्या बोलेंगे आर्थोपोडा। ध्यान रखना, इसी वजह से पूरा का पूरा इसको मिला करके एक वर्ड बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं ज्वाइंटेड, ज्वाइंटेड क्या बोलेंगे अपेंडेजेस, क्या बोलेंगे ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। फिर क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, जोड़ीदार या जोड़दार उपांग। ज्वाइंट मतलब क्या होता है जोड़, अब मिला करके बोल देंगे क्या बोलेंगे जोड़दार, क्या बोलेंगे जोड़दार। आगे बोलो क्या बोलेंगे उपांग, जिसके शरीर में बाहर से देखने के बाद में क्या नजर आए, जोड़ नजर आए, खंड नजर आए, सेगमेंट नजर आए। दिस इज नोन एज क्या भैया आर्थोपोडा। बड़ा समझ गया। लेकिन आपने केचुआ पढ़ा, अरे पढ़ा भाई, क्या केचुआ को आपको बाहर से खंड नजर आता है, नहीं, तो उसमें कैसा खंड, अंतर की बाहर अंतर, तो अंतर समझो क्या बता रहा हूं बिल्कुल, डिफरेंस बिटवीन देम एनेलिडा एंड आर्थोपोडा। समझने वाली बात है कि एनेलिडा और आर्थोपोडा में डिफरेंस बेटा ये है कि एनेलिडा को आप बाहर से देखो तो पता नहीं चलेगा खंड है कि नहीं है, बट अगर जब उसको माइक्रोस्कोप लगाओगे, जब उसको लैबोरेटरी में ले जाओगे, तब तुम्हें पता चलेगा, सर्जरी करोगे तब तुम्हें पता चलेगा यार इसके अंदर बहुत सारे खंड हैं। लेकिन जो एनेलिडा है, जो केचुआ है, उसके अलग अलग वर्ग में, आर्कियनिडा, पॉलीकीटा, ऑलिगोकीटा, हिरोडिनिया, उसके अलग अलग वर्ग में अलग अलग भैया क्या होते हैं सेगमेंट या खंड पाए जाते हैं। जैसे आर्थो में कितने होते थे 100 से 120, वहीं पर लीच जोक में कितने थे 33, कितने थे 33। बट जो आर्थोपोडा है, आर्थोपोडा का शरीर केवल 3 भागों में डिवाइड है, फिक्स सेगमेंट है, इसमें कभी सेगमेंट कम और ज्यादा नहीं होंगे, फिक्स सेगमेंट है बिल्कुल, कभी ना तो कम होगा ना तो ज्यादा। हम ऐसा बोलते हैं इसका शरीर 3 भागों में डिवाइड होता है, केवल कितने भाग में, 3, पहला सिर, दूसरा वंश, और तीसरा उदर, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। तो हमारे पास में बोलो बोलो भाई, मेरे पास में मैं सीधा पॉइंट ही बताना चाहता हूं कि जो आर्थोपोडा है, जो भैया क्या है आर्थोपोडा, क्या इसका शरीर सेगमेंट या खंड में डिवाइड होगा, यस, उसे क्या बोलेंगे, बोलो 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 यार, ज्वाइंटेड अपेंडेज, या क्या बोलेंगे जोरदार उपांग, जोर से बोलो जोरदार उपांग। क्या हम इसको ज्वाइंट बोले, फूट या लेग बोले, तो हमने बोला आर्थोपोडा का शरीर क्या खंड में डिवाइड होता है, यस, अंतर की बात तो पास में नहीं। बोलो भाई, पहले ऐसे बनाओ तो बताते हैं, तब आगे लिखवाते हैं कुछ पॉइंट। चलो बेटा, ये बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको इस तरीके की चीजें आनी चाहिए, ठीक है। अगर आप कंपटीशन के लिए रेडी हो रहे हैं, यूपी कैटेगरी के लिए, तो छोटी छोटी चीजें, हर एक चीज का मतलब आपको पता होना चाहिए। चला जाए आगे, हटाए इसको, चले भाई, हो गया। कुछ आगे कुछ लोग ऐसे ऐसे करते रहते हैं, बताते नहीं है। अरे हो गया, चलो बोलो भाई, चलिए दूसरा फिर से, अब दूसरा कुछ चीज और पढ़ते हैं हम बेटा। कौन सा फाइलम पढ़ रहे हैं, जोर से बोलो, कौन सा फाइलम पढ़ रहे हैं, आर्थोपोडा। समझो जरा, समझिए क्या बताने वाले हैं आप, कुछ काम की बात, पहला वाला भी काम की बात है। और आपसे कोई पूछे, जैसे आपको याद होगा मैंने बताया था कि जो एनेलिडा होता है, एनेलिडा का शरीर का रिंग रिंग में बटा होता था, यस, हमने एनुलस वर्ड बताया था। अभी बोलो बोलो, तो पहला पार्ट ये बताया था एनुलस, उसका शरीर पूरा रिंग में सेगमेंट में बटा होता है, एक एक खंड में बटा होता है। एनुलस मतलब रिंग, मैंने बताया था पूरा, हमने बताया था उसका शरीर पूरा रिंग में, खंड में छोटे छोटे अंगूठी के रिंग जैसे सेगमेंट में क्या होता है, बटा होता है, ठीक है। उसी प्रकार से जो आर्थोपोडा होता है, आर्थोपोडा का भी शरीर क्या होता है, 3 भागों में डिवाइड होता है, कितने भाग में, 3। पहला पार्ट यहाँ लिखते हैं, सबसे पहला पार्ट जरा, हमने बोला सबसे पहली बार, क्या बोला बेटा, पहली बार, पहली बार इसके बारे में जो बताने वाले वैज्ञानिक थे,
पहली बार बेटा किसने बताया था? वॉन सी बोल्ड। किसने बताया था? वॉन सी बोल्ड। यहां लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट, इसके बारे में सबसे पहली बार, मैं बोल रहा हूं लिखिए जरा, इसके बारे में सबसे पहली बार वॉन सी बोल्ड नाम के वैज्ञानिक ने बताया था। इसके बारे में सबसे पहली बार वॉन सी बोल्ड नाम के वैज्ञानिक ने बताया था। इसके बारे में सबसे पहली बार वॉन सी बोल्ड नाम के वैज्ञानिक ने बताया था। वॉन सी बोल्ड नाम के वैज्ञानिक ने बताया था। अगला पॉइंट, यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। दूसरा पॉइंट, यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। तीसरा पॉइंट, इसके जीव स्थल, जल तथा हवा या एयर तीनों जगह पाए जाते हैं। तीनों जगह पाए जाते हैं। वो स्थल पर भी होंगे, जल में भी होंगे, हवा या एयर में भी पाए जाते हैं। इसके जीव स्थल, जल तथा हवा या एयर तीनों जगह पाए जाते हैं। इसके जीव स्थल, जल तथा हवा या एयर तीनों जगह पाए जाते हैं। अगला पॉइंट, सारे बच्चे देखो जरा, सारे बच्चे देखो जरा, हमने क्या बोला इसके जीव कैसे भैया? स्थल, जल और हवा। या हम ऐसा बोलते हैं, ये जीव क्या होते हैं? हर जगह पाए जाते हैं। क्या बोलते हैं? हर जगह। अरे भाई स्थल बोल दिया तो पूरा स्थल पर, पूरी दुनिया में। जल बोल दिया तो जल जहां जहां है। स्थल, हवा बोल दिया तो भैया हवा तो हर जगह है। इसका मतलब क्या ये सर्वव्यापी हो सकते हैं? यस। क्या ये हर जगह पाए जाएंगे? यस, जैसे पाए जाएंगे। तीसरा पॉइंट बोलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जबरदस्त, कि जो संघ आर्थ्रोपोडा है, इसका पूरा शरीर, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका पूरा शरीर, लिखना नहीं भी, इसका पूरा शरीर बेटा बाह्य कंकाल से बना होता है, जिसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन से बना होता है। यहां बोलेंगे क्या भैया? इसका पूरा शरीर किससे बना, किससे ढका है? बोलो किससे? बाह्य कंकाल। लिखना नहीं भी, इसका पूरा शरीर बाह्य कंकाल से क्या होता है भैया? बाह्य कंकाल से बेटा क्या होता है? ढका होता है। क्या होता है भैया? ढका होता है। और इसी ढके होने की वजह से ये कहीं भी रहे, इनके शरीर पर कोई असर नहीं पड़ता। यही इनके शरीर को क्या देता है? सुरक्षा देता है। और ये जो बाह्य कंकाल होता है, जो एक्सोस्केलेटन होता है, ये काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? काइटिन। लिखेंगे जरा, इसका पूरा शरीर बाह्य कंकाल से ढका होता है। इसका पूरा शरीर बाह्य कंकाल से ढका होता है। बाह्य कंकाल से ढका होता है। ठीक है। अगला पॉइंट, बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है। बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है। बाह्य कंकाल बेटा किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। बाह्य कंकाल किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। अगला पॉइंट इधर इधर सभी लोग, ये बताओ क्या ये द्विकोर की होंगे कि त्रिकोर की? बोलो बेटा त्रिकोर की। कैसे होंगे? त्रिकोर की। क्या इसके अंदर द्विपार्श्विक समिति पाई जाएगी? बोलो बेटा कैसी समिति होगी? द्विपार्श्विक। बोलो भैया यस, त्रिकोर की है। और कैसे है? द्विपार्श्विक। और ये बताओ क्या इसके अंदर सत्य देगुआ पाई जाएगी? यस। तो क्या इसे हम बोले, क्या इसके अंदर सत्य देगुआ पाई जाएगी? बताओ ये बात तीनों सही की गलत? बोलो बेटा यस, फिर से बताओ जरा कैसे है? बोलो कैसे है? और कैसी देगुआ? सत्य देगुआ। कैसी है? सत्य देगुआ। और इसकी देगुआ का नाम बेटा क्या है? हीमोसील। क्या नाम है? हीमोसील। अभी फिगर बनाएंगे समझ में आएगा हीमोसील है क्या, अभी समझ में आएगा। तो मैंने बोला फिर बताओ कौन सा संघ पढ़ रहे हैं? आर्थ्रोपोडा। मैंने बोला इसके जंतु कैसे हैं? त्रिकोर के। कैसे हैं? द्विपार्श्विक। तो भैया त्रिकोर के साथ द्विपार्श्विक क्या होता है बेटा? समिति। द्विपार्श्विक क्या बजाती है? समिति। और कैसी देगुआ? सत्य देगुआ। देगुआ का नाम क्या है? हीमोसील। एक मिनट के लिए मैं रिकॉल करा रहा हूं। ये बताओ क्या आपने पोरीफेरा पढ़ा है? ईमानदारी से, पोरीफेरा में कैसी देगुआ है? पोरीफेरा की देगुआ का नाम बताओ। स्पंजोसेल। सिलेंड्रेटा देगुआ का नाम क्या नाम है? सिलेंट्रॉन। अरे बोलो यार। प्लेटियल में कोई देगुआ नहीं है। एस्केल में कैसी देगुआ? आभासी। कैसी है? आभासी। बोलो भैया यस। केचुआ में कैसी देगुआ? सत्य देगुआ। आर्थ्रोपोडा में कैसी देगुआ? सत्य देगुआ। और नाम क्या है? हीमोसील। तो सवाल आपसे इतना पूछेगा कि बताओ जो संघ आर्थ्रोपोडा है उसमें कैसी देगुआ भैया? हीमोसील। वो हीमोसील सत्य है क्या? सत्य। सत्य। बनाओ जस्ट लिखो पॉइंट, इन पॉइंट लिख जरा। चलिए आगे जरा क्या है? चलिए आगे जरा क्या हो गया? हम बात करते हैं इसके शरीर के बारे में। किसके बारे में? शरीर। इसका शरीर कितने भागों में बटा होता है भैया? 3। लिखेंगे इसका शरीर 3 भागों में बटा होता है। लिखेंगे इसका शरीर 3 भागों में बटा होता है। पहला है सिर, दूसरा है वक्ष और तीसरा है उदर। इसे बोलेंगे हेड, इसे बोलेंगे थोरैक्स और इसे बोलेंगे एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। क्लियर है? इधर बता सभी लोग। हमने बोला इसका शरीर कितने भागों में बटा बेटा? 3। पहला क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा। क्लियर है? लेकिन हमने बोला इसके शरीर में 3 खंड तो हैं। एक कुल कितने खंड पाए गए? 3। कितने? 20। कितने? 20। सिर में कितने खंड? 6। बोलो भाई 6। थोरैक्स में 3 और उदर में 11। जरा एक साथ बताओ कितना है? 6, 3, 11। तो शरीर कुल कितने खंड पाए गए? 20। और कितने भाग में बटाया? 3। ध्यान समझो सवाल कैसे तुमसे गलत होता है। कैसे गलत करते हो? तुमसे बोलेगा कि बताओ जो आर्थ्रोपोडा है इसके शरीर में कुल कितने खंड पाए जाते हैं? 20। बोलेगा इसका शरीर कितने भागों में बटा है? 3। बोलो। और जो 20 खंड है क्या सभी में सेम है? अलग अलग? अलग अलग। सिर में कितना है? बोलो बोलो। समझ रहा है? पहला क्या है? 6। बोलो 6, दूसरा 3, तीसरा 11। कुल कितने? कितने भाग? पहला, दूसरा, तीसरा। किसमें? किसमें? आर्थ्रोपोडा। किसमें? पहली बार किसने बताया? किसने बताया? सबसे बड़ा संघ कौन है? बोलो यार।
सबसे बड़ा संघ क्या बाहर कंकाल पाया जाएगा? किसका बना है? किसका बना है? कहां पाया जाएगा? कहां पाया जाएगा? कहां पाया जाएगा? कैसे कोटी? कैसे? कैसे? नाम बताओ, नाम बताओ। हीमोसिल समझ आया? बोलो भाई, जरूरी बात आपको ये जाननी है कि शरीर इसका शरीर कितने भाग में बटा है? तीन। कितने भाग में? तीन। कितने भाग में? तीन। पहला, दूसरा, तीसरा। सिर में कितने? वक्ष में, उदर में, कुल कितने? कितने भाग? सब तुम्हें याद है? याद हुआ? पक्का? बोलो भाई, कितना क्लियर है? चलो आगे देखते क्या हो क्या और दूसरा क्या? लिखा नहीं क्या? लिख पाओगे? लिख लो भाई। देखो हम तुम्हारे पास दो ही आंखें हैं, लेकिन हम तुम्हें कौन सी आंख दे रहे हैं? तीसरी आंख प्रोवाइड करा रहे हैं। हाँ, तीसरी आंख। उस तीसरी आंख का इस्तेमाल तब करिएगा जब बिल्कुल किस परिस्थिति में? विषम परिस्थिति में। भगवान शंकर हमेशा तीसरी आंख का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन जब खोल देते हैं ना तीसरी आंख, उनके सामने कोई टिकता नहीं है, तो तुम खोल देना, जब एग्जाम आए ना तो खोल देना तीसरी आंख। ठीक है? चलो जल्दी बनाओ फटाफट। आज उमस गर्मी ज्यादा है ना? है? चले भाई, हो गया? चलिए दूसरा आगे, अभी उसी का कंटिन्यू करिए। आगे दूसरा क्या? कौन सा फाइलम पढ़ रहे हैं? कौन सा फाइलम? आर्थो। चलो दूसरा इधर इधर कुछ पॉइंट और समझो, अभी खत्म नहीं हुआ, कहानी चालू है अभी। अभी तो फिल्म, अभी तो जवान जवान चल रहा है। जवान चल रहा है ना? चलो भाई देखो जरा। तो आर्थो, अभी तो कहानी क्या है? अब इसमें क्या बोलेंगे? इसके शरीर में और क्या होता है? जैसे हमने बोला बेटा इसके शरीर के अंदर क्या होंगे? एक जोड़ी क्या पाया जाएगा? एक जोड़ी पाते हैं श्रृंगिकाएं। क्या पाया जाएगा? श्रृंगिकाएं। इसको बोलते हैं एंटीना। क्या बोलेंगे? एंटीना। अब समझो, एक मिनट समझो जरा। हमने कितने जोड़ी बोला? एक। अच्छा एक बात बताओ, एंटीना क्या करता है? नेटवर्क फैलाता है अपना। क्या फैलाता है? नेटवर्क। भाई अगर एंटीना नहीं है तो नेटवर्क आएगा? भाई हर जगह टावर लगाए जाते हैं ना। अरे जियो के, एयरटेल के, वोडाफोन के, डोकोमो के, सीडीएम में, बीएसएनएल, वैरायटी जियो। इसका मतलब हो गया कि अगर समझो, अगर एंटीना नहीं है तो सिग्नल नहीं पकड़ेगा। सिग्नल आएगा? नहीं आएगा। तो मान लो हुआ कि एक काकरोच यहाँ है, एक लड़का है यहाँ, मान लो मेरा काकरोच है, और मान लो घूम रहा है और घूमते घूमते मान लो रास्ते में टकरा गई कौन? फीमेल, मादा। तो कैसे पहचानेगा? अब इसके पास तो ऐसा तो नहीं पहचान ले दूर से, मनुष्य तो है नहीं। तो क्या करेगा? इसको टेक्निक देखो कितनी भगवान ने बनाई है। जैसे सामने आएंगे दोनों अपना एंटीना क्या करेंगे? लड़ाएंगे। ऐसे करेंगे ना? तो जैसे एंटीना लड़ाएंगे इनको क्या पता चल जाएगा? किनारा है कि मादा? तुरंत बता देगी कि आई एम नहीं, आई एम क्या? मेल एंड यू आर फीमेल। तुरंत बता देगा। तो एंटीना का क्या काम बेटा? इसका समझो, इसका मतलब कुछ मजाक में होती है, सीरियस भी होता है। एंटीना का काम क्या होता है? ये एक प्रकार का संवेदी अंग होता है। क्या होता है? संवेदी अंग। ये तुरंत पता कर लेगा सामने वाला क्या है, बाहर क्या होने वाला है, वातावरण में क्या चेंजेस चल रहे हैं, क्या बारिश होने की संभावना है, तूफान आने की संभावना है, आगे कौन है, ये सभी इसके श्रृंगिका के द्वारा क्या करता है? पता कर लेता है। तो ध्यान रखने बात, जो श्रृंगिकाएं होती है भैया, क्या ये संवेदी अंग की तरह काम करेंगी? यस। और आपने पढ़ा अगर संवेदी अंग है तो बाहर के वातावरण की जो भी चीजें होंगी क्या ये सभी से पता कर लेगा? यस। पर याद रखना कि कितने जोड़ी श्रृंगिका है? एक जोड़ी। मतलब कितने हैं? दो। कितने हैं? दो। और हमेशा ये सर के ऊपर पाए जाते हैं, सर के ऊपर। अभी फिगर बनाएंगे, बढ़िया समझ आएगा। दूसरा पॉइंट, दूसरा हमने बोला ठीक है श्रृंगिकाएं हो गई, लेकिन हमने बोला इसी के अंदर एक जोड़ी। क्या बेटा? एक जोड़ी। इसी के अंदर एक जोड़ी क्या? संयुक्त आंखें। क्या कहती है? संयुक्त आंख, कंपाउंड आई। क्या कहती है? कंपाउंड, कंपाउंड आई, संयुक्त आंखें पाई जाती है। कितने जोड़ी? एक जोड़ी। ध्यान रखना। अगला पॉइंट तीसरा, हमने बोला इसके अंदर दो जोड़ी। दो जोड़ी बेटा क्या पाए जाएंगे? दो जोड़ी क्या पाए जाएंगे? पंख। दो जोड़ी क्या पाए जाएंगे? पंख। ध्यान रखना, टू पेयर विंग्स। और आपको पता है विंग्स का क्या काम होता है? उड़ने में मदद करना। अगला पॉइंट हमने बोला तीन जोड़ी क्या पाए जाएंगे बेटा? पैर। तीन जोड़ी क्या पाए जाएंगे? तीन जोड़ी पैर। थ्री पेयर लेग्स। थ्री पेयर लेग्स। इतना भैया पाया जाता है, इसको आपको याद ही करना है। आगे जब कागज पढ़ेंगे तो और डिटेल से पढ़ेंगे। पहले इतना याद करो, कितने जोड़ी श्रृंगिका? एक जोड़ी। कितने जोड़ी आंखें? एक जोड़ी। कितने जोड़ी पंख? दो जोड़ी। कितने जोड़ी पैर? तीन जोड़ी। और सबसे बड़ा कैरेक्टर जो आर्थ्रोपोडा का होता है वो जॉइंटेड अपेंडिसेस, जोरदार पैर, जोरदार उपांग, जोड़ीदार उपांग पाए जाते हैं। कैसे भैया? जोरदार उपांग। और उनका पूरा शरीर किसका ढका है? काइटिन, काइटिनस एक्सोस्केलेटन, बाह्य कंकाल से ढका होता है। और इसी बाह्य कंकाल से ढके होने की वजह से, इसके अंदर जोड़ीदार उपांग पाए जाने की वजह से हम ये बोलते हैं कि पूरे फाइलम में जो सबसे बड़ा फाइलम हो आर्थ्रोपोडा, और सबसे सफलतम, सबसे सक्सेसफुल, सबसे सफलतम जो पहली बार जीव आया वो किस संघ के प्राणी है भैया? आर्थ्रोपोडा। तो कभी का सवाल पूछे कि सबसे सफलतम, सबसे मोस्ट सक्सेसफुल जो फाइलम आया पहली बार वो कौन है भैया? आर्थ्रोपोडा। और अगर पूछे क्यों तो तुरंत बता देना, क्योंकि उसके ऊपर भी उसका पूरा का पूरा शरीर क्या काइटिन या बाह्य कंकाल से ढका था? यस। क्या उसके अंदर जोड़ीदार उपांग पाए गए? यस। बहुत अच्छी बात समझ आती है। बनाई जरा इसको, लिखिए इतना। हो गया भाई? चलिए भाई, चलिए नोट करके। हो गया ये? नोट कर लिखेंगे, नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु लिखेंगे। नोट करके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट, वेरी इंपॉर्टेंट। दो पॉइंट लिखना है, यहाँ पर लिखेंगे। संघ आर्थ्रोपोडा में, संघ आर्थ्रोपोडा में देह गुहा, देह गुहा जिसमें भरी होती है, अरे देह गुहा में जिसमें रुधिर भरा होता है,
देह गुहा में जिसमें रुधिर भरा होता है, जिसमें रुधिर भरा होता है उसे हीमोसील कहते हैं। जिसमें रुधिर भरा होता है उसे हीमोसील कहते हैं, उसे हीमोसील कहते हैं। दूसरा पॉइंट, इसके रुधिर को हीमोलिम्फ कहते हैं। इसके रुधिर को हीमोलिम्फ कहते हैं। इसके रुधिर को हीमोलिम्फ कहते हैं। और जिसमें भरा होगा उसका नाम क्या है? हीमोसील। और जो रक्त भरा उसका नाम क्या है? हीमोलिम्फ। जिसके रक्त को बेटा क्या बोलेंगे? हीमोलिम्फ कहते हैं। अगला पॉइंट तीसरा, हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ, ला आधा फ आधा मा पूरा फ, लिम्फ, हीमोलिम्फ कहते हैं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, यह सबसे सफलतम जंतु है क्योंकि, यह सबसे सफलतम जंतु है क्योंकि, क्योंकि इसका पूरा शरीर, क्योंकि इसका पूरा शरीर बाह्य कंकाल तथा, क्योंकि इसका पूरा शरीर बाह्य कंकाल तथा संयुक्त उपांगों से, संयुक्त उपांगों से बना होता है। बाह्य कंकाल तथा संयुक्त उपांगों से बना होता है। अगला पॉइंट, आर्थ्रोपोडा के सबसे प्रमुख जंतु, नोट कर लेंगे उसमें चला। आर्थ्रोपोडा के सबसे प्रमुख जंतु, तिलचट्टा, तिलचट्टा, घरेलू मक्खी, तिलचट्टा, घरेलू मक्खी, कौमा मच्छर होते हैं। अगला लिखेंगे, इसके अंदर, अगला पॉइंट, संघ आर्थ्रोपोडा के अंदर, संघ आर्थ्रोपोडा या वर्ग इंसेक्टा, संघ आर्थ्रोपोडा या वर्ग इंसेक्टा, ऐसे लिखेंगे, इंसेक्टा, संघ आर्थ्रोपोडा या इंसेक्टा, संघ आर्थ्रोपोडा या बेटा क्या बोलेंगे? वर्ग, वर्ग जरूर याद रखना, किस वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं? वर्ग इंसेक्टा। इसमें 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, 3 जोड़ी पैर, इसमें 3 जोड़ी पैर या कुल कितने होंगे बेटा? 6, 3 जोड़ी पैर या कुल 6 पैर पाए जाते हैं, 6 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। इसलिए इसे, इसलिए इसे, इसलिए इसे हेक्सापोडा के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, हेक्सा मतलब होता है 6, इसलिए इसे हेक्सापोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इसे हेक्सापोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इसे हेक्सापोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इसे हेक्सापोडा के नाम से भी जाना जाता है। अगले दिन डालेंगे श्वसन, अगले दिन डालो इसमें श्वसन, रेस्पिरेशन, श्वसन, श्वसन। देखो जरा, संघ आर्थ्रोपोडा के अलग अलग वर्ग में, संघ आर्थ्रोपोडा के अलग अलग वर्ग में, संघ आर्थ्रोपोडा के, यहां लिखा बेटा श्वसन हेडिंग, संघ आर्थ्रोपोडा के अलग अलग वर्ग में अलग अलग श्वसन अंग पाए जाते हैं, अलग अलग अंग पाए जाते हैं। संघ आर्थ्रोपोडा के अलग अलग वर्ग में अलग अलग अंग पाए जाते हैं, श्वसन अंग पाए जाते हैं। दूसरा जैसे, दूसरा बेटा से मान लिया हमने क्या बोला, कोई जली, क्या भैया? जली है। जैसे मान लो कोई कहां रह रहा है? जल में। इधर को बोलो एग्जांपल, एग्जांपल की बात कर रहे हैं बेटा, जल में। जैसे एग्जांपल है प्राण, क्या नाम है? प्राण, क्या नाम है? प्राण। तो प्राण के बेटा अंदर क्या पाया जाता है? गिल्स, क्या पाया जाएगा? गिल्स, या किसको क्या बोलते हैं? गलफड़े, क्या बोलेंगे? गलफड़े, छोटा सा। इसके अंदर श्वसन किसके द्वारा बेटा? प्राण के अंदर गिल्स। दूसरा क्या? जैसे जो अस्थली है, कैसे बेटा? अस्थली, बात समझो ध्यान से, अस्थली। जैसे हमने बोला बेटा काकरोच, क्या बोला? काकरोच। तो काकरोच के अंदर बेटा क्या होगा? बताओ, बोलो बोलो। ट्रैकियल, दिखाई दे रहा बेटा? ट्रैकियल नलिका, ट्रैकियल नलिका, ध्यान सुनो भैया, ट्रैकियल नलिका या ट्रैकियल ट्यूब्स बोलते हैं, या इसी को थोड़ा सा अंग्रेजी में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं ट्रैकी, क्या बोलेंगे? ट्रैकी। चाहे ट्रैकियल ट्यूब बोलो, चाहे ट्रैकियल नलिका बोलो, किसके अंदर भैया? काकरोच। लेकिन अस्थली में 2 नाम और हैं, अस्थली में। जैसे बेटा बिच्छू, क्या नाम है? बिच्छू। और क्या नाम है? मकड़ी। थोड़ा हटा के लिखे साफ करना, हाँ साफ लिखे सही रहेगा। दूसरा क्या है? इसमें बात कर रहे हैं किसके बारे में? रेस्पिरेशन। किसके बारे में बात कर रहे हैं? रेस्पिरेशन को क्या बोलेंगे बेटा? श्वसन। तो मैंने बोला सभी में श्वसन अंग सेम है, अलग अलग, अलग अलग। मैंने बोला जो जली है, कैसे बेटा? जली, एक्वाटिक, जो पानी में पाया जाता है, एक्वाटिक जो है, जल में। इसमें बेटा हमने पहला एग्जांपल क्या बोला? एग्जांपल क्या बताया? प्राण, क्या बताया? प्राण। इसके अंदर बेटा किसके तरह होगा? बोलो भैया, गिल्स। इसके तरह बेटा गिल्स। दूसरा, दूसरा ने क्या बोला बेटा? अस्थली, क्या बोला? अस्थली। और अस्थली हमारे पास 2 एग्जांपल हैं। पहला क्या है? काकरोच। काकरोच बेटा अंदर बेटा क्या होगा? ट्रैकियल ट्यूब्स या ट्रैकियल नलिका। याद रखना, ये बात याद करने वाली है, ट्रैकियल ट्यूब्स। अगला दूसरा काकरोच हो गया। अगला, अगला ने क्या बोला बेटा? बिच्छू। और क्या बोला? बिच्छू और मकड़ी। इसमें बेटा श्वसन क्या बताओ? इसमें होगा किताबी, किताबी फेफड़ा, इसको बोलते हैं बुक लंग्स। बहुत अच्छी बात समझ नहीं आती है, बोलो भाई क्लियर है? ये सब क्या करने वाले भैया? श्वसन। तो श्वसन करने वाले अंग सभी में सेम है क्या? अलग अलग, अलग अलग। बोलो भाई अलग अलग। कौन सा फाइल पढ़ रहे हैं? बनाओ जरा इसको।
हो गया? ओके भाई, अगली हेडिंग डालेंगे उत्सर्जन तंत्र, या ऐसे डालेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र। अगले हेडिंग डालो रक्त परिसंचरण तंत्र, यहाँ डालेंगे। अगला है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। पहला पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट, इसमें खुला प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ओपन टाइप। इसमें ओपन टाइप खुला प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, इसमें खुला प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, इसमें खुला प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट अगला, इसके रक्त में, इसका रक्त सफेद होता है, सफेद, इसका रक्त सफेद होता है, सफेद, व्हाइट, क्योंकि इसके रक्त में, क्योंकि इसके रक्त में कोई रक्त वर्णक नहीं पाया जाता, क्योंकि इसके रक्त में कोई रक्त वर्णक नहीं पाया जाता, क्योंकि इसके रक्त में कोई रक्त वर्णक नहीं पाया जाता, क्योंकि इसके रक्त में कोई रक्त वर्णक नहीं पाया जाता। अपवाद, मैं नीचे लिखूं अपवाद, अपवाद, प्राण, प्राण का रक्त नीला होता है, प्राण का रक्त नीला होता है, क्योंकि इसके रक्त में रक्तवर्णक हीमोसाइनिन पाया जाता है, क्योंकि इसके रक्त में रक्तवर्णक ब्लड पिगमेंट, इसके रक्त में रक्तवर्णक या ब्लड पिगमेंट हीमोसाइनिन पाया जाता है, हीमोसाइनिन पाया जाता है, हीमोसाइनिन पाया जाता है, हीमोसाइनिन पाया जाता है। इसके अंदर कॉपर तत्व, कॉपर नाम का तत्व उपस्थित होता है, कॉपर सीयू, इसके अंदर कॉपर नाम का तत्व उपस्थित होता है, इसके अंदर कॉपर नाम का तत्व क्या होता है, उपस्थित होता है, इसके अंदर कॉपर नाम का तत्व उपस्थित होता है। ये बात याद करके जाइएगा अपवाद के रूप में। अगर काकरोच में पूछ ले कभी, तो काकरोच कभी कैसा होता है, सफेद, कैसा बेटा, सफेद, क्योंकि इसके अंदर कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट या ब्लड पिगमेंट नहीं होता। अगले निकालेंगे उत्सर्जन तंत्र, नेक्स्ट उत्सर्जन, उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र या बोलेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। कौन सा बेटा, उत्सर्जन, दूसरा क्या है, कौन सा सिस्टम है, एक्सक्रीटरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम, या क्या बोलेंगे बोलो, उत्सर्जन तंत्र। दूसरा क्या है, समझो ध्यान से, इसके बारे में बात करें तो सबसे पहला पॉइंट, हमें 3 पॉइंट इसमें याद करना है, चौथा नहीं याद करना है, मात्र 3 पॉइंट, 3 के अलावा चौथा सवाल न कभी आया हो न कभी आएगा। पहला, हम बेटा बात करते हैं काकरोच में, किसके अंदर, काकरोच, और काकरोच का नाम होता है पेरिप्लेनेटा अमेरिकानम, इसका नाम होता है पेरिप्लेनेटा अमेरिकानम, या इसी को शॉर्टली बोलते हैं तिल चट्टा, क्या बोलेंगे, तिल चट्टा, ये चाटने वाला होता है, बहुत चाटता है ये, जो तिल चट्टा होता है, ये आपके घरों में जहां पे खाना पीना रखा जाता है, आटा वगैरह, चावल वगैरह, उसको चाट चाट के खत्म करता है, इसी वजह से इसका नाम क्या है, तिल चट्टा, क्या नाम है, तिल चट्टा। तो कभी आपसे कोई पूछे जो काकरोच है, जो तिल चट्टा है, क्या ये भोजन को चाट के खत्म करता है, यस, और ये बहुत सारे रोग, बहुत सारे डिजीज को भी फैलाने का काम करता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ज्यादातर ये घरों में, किचन वगैरह में पाया जाता है, ज्यादा जहां पे खाने पीने का सामान रहता है, ये चाट चाट के खत्म करता है, तो इसका नाम क्या भैया, बोलो, क्या नाम है, तिल चट्टा, या इसे क्या बोलेंगे, काकरोच। इसके अंदर जो उत्सर्जी अंग होता है उसका नाम होता है मेलपीगियन, क्या नाम होता है, मेलपीगियन नलिका, क्या नाम होता है भैया, मेलपीगियन नलिका, जरूर याद करके जाइएगा, मेलपीजियन टिब्यूल्स या मेलपीजियन नलिका। दूसरा, दूसरा हम बात करते हैं बेटा बिच्छू, बिच्छू और किसके अंदर, किसके अंदर भैया, हमने बात किया किसके अंदर, प्राण, किसके अंदर भैया, प्राण, देखो याद कर लो, सवाल आएगा, प्राण, प्राण के अंदर बेटा क्या होता है, हरित ग्रंथि, क्या पाया जाएगा, हरित ग्रंथि, ग्रीन ग्लैंड, इसको बोलेंगे ग्रीन ग्लैंड, इसको बोलेंगे ग्रीन, ग्रीन मतलब क्या होता है, तो ग्रीन ग्लैंड, या इसी का नाम होता है, इसी को बोलते हैं एंटीनरी, क्या नाम है, एंटीनरी ग्लैंड, क्या नाम है, एंटीनरी ग्रंथियां या एंटी ग्लैंड, यह बेटा केवल किससे पाई जाती है, प्राण में, और किसकी तरह काम करेगी, उत्सर्जी अंग, किसकी तरह काम करेगी, उत्सर्जी अंग। तीसरा पॉइंट, अगर हम बात करते हैं बिच्छू और मकड़ी की, किसकी, बिच्छू और मकड़ी, स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर, इसके अंदर जो उत्सर्जी अंग होता है उसका नाम होता है कॉक्सल ग्रंथि, क्या नाम होता है, कॉक्सल ग्लैंड या कॉक्सल ग्रंथि, जरूर याद करिएगा, क्या नाम है, कॉक्सल ग्लैंड। ये 3 नाम आपको याद होने चाहिए, इसके बिना पेपर नहीं बनेगा, आएगा तो यही आएगा, वरना तीसरा नहीं आएगा, चौथा नहीं आएगा, ध्यान रखना, इससे बाहर सवाल नहीं आएगा उत्सर्जी अंग से। और सबसे कॉमन पॉइंट है कि अगर हम यहाँ पे बात करें, ये तो उत्सर्जी अंग हो गए, क्या हो गए, उत्सर्जी अंग। अगर हम यहाँ पे बात करें उत्सर्जी पदार्थ की, तो ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ द आर्थ्रोपोडा में, ज्यादातर आर्थ्रोपोडा में जो उत्सर्जी पदार्थ बेटा वो क्या होता है, यूरिक अम्ल, क्या होता है, यूरिक अम्ल। और ऐसे जंतु जो यूरिक अम्ल निकालते हैं उसे बेटा क्या बोलेंगे, यूरिको, क्या बोलेंगे, यूरिकोटेलिक अम्ल, यूरिकोटेलिक क्या बोलेंगे, यूरियोटेलिक एनिमल, यूरिकोटेलिक क्या बोलेंगे, जंतु। ध्यान रखना, मुझे मैंने बताया था यूरिया निकालेगा तो यूरियोटेलिक, और यूरिक अम्ल निकालेगा तो यूरिकोटेलिक, तो क्या निकाला, यूरिक अम्ल। तो मोस्ट ऑफ द आर्थ्रोपोड्स रिलीज आउट, एक्सक्रीट आउट क्या, यूरिक अम्ल। एंड इसके पास क्या भैया, बहुत सारे उत्सर्जी अंग हैं,
काकरोच हमारे पास क्या भैया, मैल्पिजन रूल। इसकी संख्या होती है 100 से 150, इसको आगे पढ़ेंगे। इसकी संख्या होती है 100 से 150। और हरित ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है, एंट्री ग्लैंड। इसमें भैया प्राण। और बिच्छू मकड़ी में कौन सी है, कॉक्सियल ग्रंथि। बताओ कोई दिक्कत इसमें, बोलो भाई, बना लो इसको इसे। कल हम लोग इसी के आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा, कल इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, इसको बना लीजिए। बना लिया, बनाओ जल्दी बनाओ, जल्दी बनाइए इसको। बन गया, जल्दी बनाओ। पीछे, जिसका बन गया वो डेरी कॉपी निकालो फटाक से और रिवाइज करो। तुम्हें नहीं पता कौन सा आगे है, तो फिर हैं, खड़े रहो, खड़े हो जाओ। तो कॉपी नहीं लाया, खड़े हो जाए अपने आप सराफत से। बन गया, चलो कॉपी लाओ जरा, 1 मिनट, डेरी कॉपी लाओ, खोल के लाओ। लो, लो खड़े हो, बैठो तुम। बकरी के दुग्ध के बारे में लास्ट में हमने बताया था, आए थे कि नहीं आए थे, हैं? कब से नहीं आ रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा, क्यों नहीं आ रहे हो? बैठो, चलो तुम खड़े हो। बकरी के दुग्ध की विशेषताएं बताओ, बकरी के दुग्ध की विशेषताएं बताओ। बताओ, और और तेज बोलो, प्रोटीन अधिक पाया जाता है। कौन बता रहा? चलो बताओ, जल्दी बताओ, याद आ रहा कुछ? क्या, कौन सी गोली का है? चलो एंग्लो न्यूबियन की विशेषता बताओ। नहीं पता, हाँ करो, पढ़ना शुरू करो, चलो पढ़ना शुरू करो, बैठो। चलो तुम खड़े हो, काम पूरा किया? तुम कितने दिन हुए आते हो, हैं? 7 दिन, बैठो चलो। हाँ तुम खड़े हो, एंग्लो न्यूबियन की विशेषता बताओ। नहीं पता, कौन याद, इधर हाथ करो, उसको नहीं लगना चाहिए। कौन याद करेगा, हैं? कौन याद करेगा, तुम बताओ। हाँ, और कैसी नस्ल है, शंकर है कि नहीं है? बैठो, पढ़ना शुरू कर दो, समझ में आया? वरना याद कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाओगे पेपर में। बैठो फटाक से, कापी वाइट के निकालो। अगली हेडिंग लगाओ, महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक, पहला क्वेश्चन लिखो। जिसने टेलीग्राम वाली कॉपी नहीं बनाई है उसने वो बना ले, वरना बाद में पछताओगे, क्योंकि इस बार पेपर जो है सीए से बनाएगा। ठीक है, सीएसए का पेपर का लेवल हाई रहता है। पहला प्रश्न लिखो, भारतीय, अब ये डेली तैयार होकर के आना, किसी से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब वो कौन है वो उस दिन पता चलेगा। ठीक, भारतीय देसी, देसी उत्तम, देसी उत्तम दुधारू बकरी, बात नहीं होनी चाहिए, कौन है, उसका क्या नाम है। ठीक, भारतीय देसी उत्तम दुधारू बकरी, ठीक, तो वो है तुम्हारा बीटल बकरी। ठीक, उत्तर लिखो बीटल बकरी। चलो खड़ा करो। बीटल बकरी की उत्पत्ति कहाँ है? कहाँ है? गुजरात में है? कितने दिन से आ रहे हो, डेली आते हो? तो कौन पढ़ेगा, पलटने लगे बनने। गुरदासपुर पंजाब किसका उत्पत्ति स्थान है? पढ़ना शुरू कर दो सब लोग, ना डेली डंडा चलेगा। बीटल बकरी, अब ये जो बीटल बकरी होती चुकी है, बैठो,
क्योंकि यहाँ पर दुधारू की बात की जा रही है कि मिल्क ब्रीड, तो इसका जो दुग्ध उत्पादन होता है वो 500 किलोग्राम प्रति ब्यांत होता है, ठीक है, 500 किलोग्राम प्रति ब्यांत, ठीक है, ये देसी है, ठीक, इसलिए ये देसी दुधारू जो नस्लें हैं उसमें सबसे उत्तम मानी जाती है, ठीक है। अगला लिखो, अब विदेशी पूछे, ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, विदेशी, विदेशी उत्तम, बातें नहीं होनी चाहिए, उत्तम दुधारू बकरी कौन सी है, ठीक। अब यहाँ पर विदेशी की बात करेगा तो ये हो जाएगा आपका सानेन, ठीक है, उत्तर यहाँ पे लिखना सानेन, ठीक, सानेन की उत्पत्ति स्विट्जरलैंड है, ठीक है। अब ये जो सानेन होती है इसका जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो तकरीबन 1200 से लेकर 1500 किलोग्राम प्रति ब्यांत होता है। अब ये सोचोगे ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ऐसा नहीं कि एक बार में ये दूध ज्यादा देती है, ठीक है, इसका जो दुग्धकाल होता है वो बहुत लंबा होता है, तकरीबन 8 से 10 महीने का लैक्टेशन इसका पीरियड होता है, ठीक है, यानी कि जब एक बार ये ब्याएगी तो 8 से 10 महीने तक ये दूध देती रहेगी, तब इतने दिन का ये ब्यांत हो जाएगा, यानी कि दुग्धकाल हो जाएगा, इसलिए इसका उत्पादन ज्यादा है, ठीक है। तो 1200 से लेकर 1500 किलोग्राम प्रति ब्यांत, ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो, 1200 से लेकर 1500 किलोग्राम प्रति ब्यांत रहता है, और इसका 8 से लेकर के 10 माह का ये इसका लैक्टेशन पीरियड रहता है, ठीक है, यानी कि दुग्धकाल रहता है, ठीक। और जो ये बीटल बकरी रहती है इसका औसतन 500 किलोग्राम 500 केजी प्रति ब्यांत इसका दुग्ध उत्पादन रहता है, ठीक है। और इसके दुग्ध में जो सानेन बकरी है इसके दुग्ध में क्या होता है कि 3 से लेकर के 5 के बीच में वसा प्रतिशत पाया जाता है, 3 से 4 के बीच में, ठीक। तो इसमें जो फैट होता है उसमें 3 से लेकर के 5 के बीच में पाया जाता है, ठीक है, इसीलिए इसको दुग्ध की रानी बोला जाता है, ठीक। लिख लिया, ये भी सारे पॉइंट लिखना अलग से, ठीक है, लिख लिया, इधर बोलते क्या रही हो भाई, अगला लिखें, बकरी की देसी दुगाजी नस्लें, ठीक, ये लिखना, उसमें से 2 के नाम लिख लेना, ठीक, पहला लिखना महसाना, ठीक, ये सबसे उत्तम द्विप्रयोजनी नस्ल मानी जाती है। फिर उसके बाद आपका जमुनापारी, ठीक, वहीं पर अगर विदेशी पूछेगा तो आपका एल्पाइन हो जाएगा, ठीक। बकरी की विदेशी दुकाजी नस्ल कौन है, यहां पर लिख लेना आंसर एल्पाइन, ठीक, हो गया, जल्दी लिखो, तुम्हारी कॉपी नहीं खुली अभी तक है, हो गया, अगला लिखो, किस बकरी को ग्रामीण बकरी, ग्रामीण अथवा घुमक्कड़, ग्रामीण अथवा घुमक्कड़ बकरी के नाम से जानते हैं, आंसर लिखिए जमुनापारी, चलो एक खड़े हो, जमुनापारी की 4 विशेषताएं बताओ, हाँ, कहाँ है लट, उठाओ जरा, एक को याद है, कौन याद करेगा, है तुम जरा इधर आओ, इधर आओ, हाथ करो आगे, याद आ रहा है कि नहीं कुछ है, बताओ, याद आ रहा है कि नहीं कुछ, बाद में उठा लेना, खोलो पहले खोलो, याद आया कि नहीं, चलो तुम बताओ, खड़े हो, कुछ नहीं याद करना, बताओ, पकड़े रहो, बताओ, बताओ, एक दिन पूरी क्लास को पीटेंगे, टेस्ट में तो बहुत होशियार बनते हो हैं। अगला क्वेश्चन लिखो, शहरी बकरी कहते हैं, शहरी बकरी किसको कहा जाता है, यानी किस नस्ल को कहा जाता है, इसकी 4 विशेषताएं होती हैं, जिसको नहीं पता इस बार कान खोल के सुन लो, अगली बार फिर पूछेंगे तो 4 विशेषताएं हैं तो 4 डंडे पड़ेंगे, समझ में आया। बकरी का, इस जमुनापारी बकरी का मुंह कैसा होता है, नाक कैसी होती है, कान कैसे होते हैं, और पिछले पैरों पर कैसे, नहीं याद आ रहा तुम्हें है, तुम्हारे साथ ये भी पढ़ते हैं, तुम कितनी अपसेंटी की हो, हाँ, तो तुम इनसे अलग हो, आगे बढ़ते हो, क्योंकि ये चारों विशेषताएं आपको ध्यान रखना है, जिसमें से नाक और मुंह दोनों ध्यान रखना कि किसका तोते जैसा होता है, ठीक है। जैसे ये ग्रामीण बकरी हो गया, क्योंकि गांव में इसको आसानी से पाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बकरी क्या होती है, नीचे चरना पसंद करती है, हटा लो इसको, ठीक, बैठ जाओ भाई। और ये जो आपकी बरबरी बकरी होती है ये शहरी बकरी होती है, क्योंकि ये बिना चरे भी एक जगह इसको बांध करके पाल सकते हो, ठीक है, बरबरी, ठीक, लिख लिया, आगे लिखो अगला, देसी बकरी की मांस वाली नस्लें, पहले नंबर पर ब्लैक बंगाल, ठीक,
और फिर उसके बाद मालवारी। ठीक, ये ध्यान रखना, ब्लैक बंगाल नंबर 1 पर रहेगा, ठीक है, सबसे अच्छी है ये मांस के लिए, फिर उसके बाद मालवारी। ठीक, लिख लिया। फिर उसके बाद अगला लिखना देसी बकरी की ऊन वाली नस्लें। लिख लिया? इधर वाले नहीं लिखेगा तो बोलो भाई। अगला लिखना देसी बकरी की ऊन वाली नस्लें। अब एक बात और, जैसे कुछ सारी चीजें नोट्स में नहीं होती, कुछ यहाँ क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद कुछ टेस्ट में मिलेंगे, कुछ टेलीग्राम पर मिलेंगे, सारी चीजें एक साथ कराना संभव नहीं है कि एक ही जगह पे जितने सारे पॉइंट एक ही जगह करा दो। तो मान लो कुछ नहीं याद आया, ठीक है, उस समय तो बाद में याद आया, ये अलग से हमें एक बाहर किताब में कहीं और मिल गया, तो वो चीज उसमें होनी चाहिए। तो टेस्ट में टेलीग्राम पर और यहाँ जो अंत में प्रश्न कराते हैं वहां पर, तो जहाँ जो चीज मिल जाए, ठीक है, जैसे जमुना पारी में वो तुम्हारा घुमक्कर बकरी या ग्रामीण बकरी, उसमें पॉइंट नहीं नोट्स में, यहाँ लिखा दिया। इसी तरह मान लो जैसे यहाँ पर भी नहीं हो पाया टेस्ट में मिल जाएगा, टेस्ट में नहीं मिल पाया टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो ये नहीं कि जितना लिखा दिया बस उतना ही काफी है। अगर कोई नया पॉइंट उस टॉपिक से रिलेटेड मिलता है तुरंत उसको अपने नोट्स में लिखिए। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, क्योंकि एक जगह पर सारी चीजें करना संभव नहीं है, ठीक है। और ऐसा तो है नहीं किताब लेके छपवा रहे हैं तो वहां पे सब लिखा है छपवा दें, ठीक है। और बहुत सारी चीजें तुम्हारी किताब में नहीं लिखी हैं और क्वेश्चन वो पूछा जाता है, ठीक है। ऊन वाली नस्लें, तो सबसे पहले इसमें नंबर 1 पे जो आएगी, ठीक है, वो आएगी कश्मीरी बकरी, ठीक है। और कश्मीरी बकरी जो होती है इससे क्या मिलता है? ठीक, फिर उसके बाद इसमें आपका चंबा आ जाएगा, या गद्दी बोलो या चंबा बोलो, उसका अन्य नाम है, ठीक है, गद्दी। गद्दी का जो अन्य नाम है चंबा। फिर उसके बाद चंगा थांगी, ठीक। और इसी के साथ साथ मारवाड़ी। इसमें क्या होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, तो उत्पादन कम होता है, इसलिए इसको उनके लिए पालते हैं, ठीक। तो ये तो देसी ध्यान रखना, देसी में सर्वोत्तम अगर पूछे सबसे उत्तम सबसे अच्छी जो ऊन वाली नस्ल है, हाँ, इस तरीके से सबसे उत्तम ऊन वाली नस्ल है। क्या हुआ? 3 नंबर क्या क्या लिखा है? चंगा थांगी, पहली क्लास है तो आगे बैठना चाहिए तुम्हें, लेट में आए थे, ठीक है। नस्ल है ये, क्योंकि क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की दुधारू नस्ल है, कौन सी सबसे अच्छी दुधारू नस्ल है, या इसमें से ऊन वाली कौन सी नस्ल है, जैसे मांस वाली नस्ल कौन सी है, तो वो आपको छाटना पड़ेगा। इसलिए वो सारी चीजें हम अलग से दिखाई दे रहे हैं, एक बार में आपको याद कर लेना है, ठीक। और ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कश्मीरी बकरी है इससे पश्मीना मिलता है, पश्मीना कुछ नहीं इसके मुलायम बाल होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, वो हो गया ये। विदेशी बकरी की उत्तम ऊन वाली नस्ल, ऊन वाली नस्ल कौन सी है? आंसर लिखिए अंगोरा। चलो त्रिपाठी कहाँ गए? उत्कर्ष त्रिपाठी। हाँ, अंगोरा की ओरिजिन प्लेस कहाँ है? चलो कहाँ गए वो? अग्निहोत्री, कार्तिकेय अग्निहोत्री, बताओ। है तुर्की ने टर्की, ठीक है। बैठो, तुम्हें नहीं याद है? अब तो उसने बता दिया ना। बैठो, पढ़ाई शुरू करो, ठीक है। आता है तो हमें सारे आंसर चाहिए, हम तो वही पूछेंगे ना तो हमें पूछना होगा, हमें क्या पता कि तुम्हें क्या नहीं आता क्या नहीं आता, ठीक है। तो इसकी जो ओरिजिन है वो टर्की है, चूंकि विदेशी नस्ल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, बकरी की किस नस्ल को जर्सी गाय, क्या है भाई, गाय कहा जाता है? इसका आंसर होगा एंग्लो नोबियन। पेपर लाए हो? बाहर निकालो, ठीक, एंग्लो नोबियन। अब ये जो एंग्लो नोबियन है ये संकर नस्ल है, ठीक है। हाँ, ये संकर नस्ल है जमुनापारी और क्रॉस न्यूबियन की। ये जो न्यूबियन है ये इंग्लैंड की नस्ल है, ठीक है। ये जमुनापारी और न्यूबियन की क्रॉस है, ठीक। लिख लिया? अगला क्वेश्चन लिखो, बकरी के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? फ्लोक या ट्रिप, ठीक है। क्लास यूट्यूब पे पढ़ाई थी, ठीक, ध्यान रखना। बकरी का टेम्परेचर कितना होता है? 39.1। हाँ, बकरी का जो जेस्टेशन पीरियड होता है 148 से 151 दिन, ठीक है। तो वो सब ध्यान रखना, नस्लें विशेष रूप से ध्यान रखना, कौन सी मांस वाली है कौन सी ऊन वाली है, ठीक है। कौन सी आपका दोनों पर्पस के लिए यूज की जाती है। बाकी क्वेश्चन आपके उसमें जब नोट्स बताते हैं तो वहाँ पर भी दिखा देते हैं, ठीक है। अब नया चैप्टर लिखिए भेड़ पालन, उससे पहले हमको एक पेपर लगे, पेपर निकालिए सब लोग। अब नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, भेड़ पालन। शीप मैनेजमेंट, ठीक है, निकालिए सब लोगों ने।
121 नंबर क्वेश्चन है कि गाय की द्विकाजी नस्ल है। विकल्प ए हरियाणा, कांग्रेज, निमाड़ी और चौथा विकल्प है ऑल ऑफ दिस। क्या आंसर होगा? ठीक, इसके अतिरिक्त आपका कृष्णा घाटी, अंगोला और थार पारकर ये भी है। ठीक है, अगला है, देखो जितना भी जैसे कोर्स आगे, वेरी गुड, जितना भी कोर्स आपका बढ़ता जाएगा आगे, ठीक है, तो उसके साथ साथ ऐसा नहीं कि जो नया चैप्टर चल रहा है उसी क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि पुराना तो पूछो तो याद है नहीं, तो जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो पीछे से मतलब मिलेंगे। ठीक है, भले एक दो क्वेश्चन हर चैप्टर के हों, ऐसा तो है नहीं कि जो लास्ट में पढ़ाएंगे वही पेपर में आएगा, आएगा तो सब कुछ। अगला है डोंगर पट्टी किस नस्ल का अन्य नाम है? देवनी का। ठीक है, अब देवनी की हड्डियां कैसी होती हैं? और अमृत महल की मेहराबदार। ठीक है, फिर उसके बाद है पवार नस्ल की उत्पत्ति पीलीभीत। ठीक है, बताया था। और जो आपका कैनकथा है, ठीक है, तो वो आपका बांदा है। ठीक है, केन नदी का तट या बांदा उसमें लिखा जाता है, हमीरपुर भी लिखा जाता है। ठीक, अगला है किस नस्ल में अधिक गर्मी सहन करने की क्षमता पाई जाती है? भदावरी में। ठीक, और भदावरी में ज्यादा फैट कंटेंट पाया जाता है, लेकिन भैंस के दूध में 7% या 7.3% तक ये मिनिमम वसा पाई जाती है। अपवाद कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब ये भदावरी वसा जाता है तो ये घी व्यवसाय के लिए अच्छी मानी जाएगी। ठीक, घी या बटर, भैंसों के दूध में कितने प्रतिशत वसा होती है? यानी इसमें जनरल पूछा है, जनरल कितनी होती है? ठीक, बकरी की सबसे उत्तम देसी दुधारू नस्ल ये बताया। ठीक है, उसके बाद अगला है बकरी के दुग्ध में गंध आने का कारण कैप्रिक एसिड। अब इस कैप्रिक एसिड के कारण जो बकरी के दुग्ध में गंध आ रही है ये ना आए तो इसलिए क्या करते हैं, बकरी को बकरियों के गुस्सामों से 16 मीटर दूर बांधा जाता है या उसका बाड़ा 16 मीटर दूर रखते हैं। एक बकरी को रहने के लिए कितनी जगह चाहिए बताओ? हाँ, हाँ? तुक्का ना लगाओ। 128 नंबर प्रश्न, बधिया करत बकरे को कहते हैं बीटर। ठीक है, बगल में जो ए लिखा है बीटर वो भी बताएंगे भेड़ का होता है। ठीक, अगला है मोहर प्राय किससे मिलती है? ये प्रश्न ध्यान रखना। ठीक है, किस बकरी की नस्ल को जर्सी गाय के भी नाम से जानते हैं? ऐसा प्रश्न है जो हम अलग से लिखा देते हैं, यही टेस्ट में, यही कैटेट में मिलेंगे। क्रोमियम का गलनांक बिंदु है। ठीक है, और 1080 किसका है? कॉपर का। ठीक है, फिर उसके बाद 420 किसका है? ठीक है, लेड का कितना है? 300। ठीक, देसी हल किस आकार का फरो अर्थात कोण काटता है? ठीक है, देसी हल कितनी गहराई तक जुताई कर सकते हो तुम बताओ? 10 से 12 पढ़े रहो, जितना पूछा जाए उतना बोलो। ठीक, विक्ट्री हल की फार बनी होती है उच्च कार्बन इस्पात की। देसी हल में डैश प्रकार की फार लगी होती है? छड़ाकार। अब जो दो हत्थे वाले हल है फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं, दो हत्थे वाले में से पंजाब और टर्नरेस्ट को छोड़ करके बाकी जो होंगे उनकी उच्च कार्बन इस्पात की बनी होगी। और वहां जब एक हत्थे वाले हल की बात करोगे तो साबास वाह जो होंगे उनकी फार उच्च कार्बन इस्पात की बनी होगी, बाकी आपकी हलवा लोहा या चिल्ड कास्ट आयरन की बनी होगी। ठीक, फिर उसके बाद है साबास हल की फार का प्रकार। ठीक है, वेस्टर्न हल का आकार, यानी कि आकार का मतलब कितना चौड़ा हल कोण काट रहा है। ठीक, फिर है विक्ट्री हल की फार का प्रकार। और प्रश्न पूछा जाए सबसे सर्वाधिक हल के द्वारा, मतलब ऐसा कौन सा हल है जिसके द्वारा सर्वाधिक आकार का कोण बनाया जाता है? विक्ट्री हल कितना? 22 सेंटीमीटर का। ठीक, ये प्रश्न हमने अलग से लिखवाए हैं। फिर उसके बाद खिंचाव केंद्र और भार केंद्र को मिलानी रेखा क्या बोलते हैं? कर्षण रेखा। ठीक है, जो बताया वो ठीक है। उसके बाद है ऊर्ध्वाधर क्लेविस के द्वारा नियंत्रित करते हैं। ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा और क्षैतिज का मतलब पड़ा। ठीक है, तो झुकाव पूछे चाहे आपका क्लेविस पूछे। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर लगा है मतलब गहराई, मिट्टी पलटने वाला भाग नहीं है। प्लाउ बॉटम हलतल बताया था, तो उसी में से आपका क्या भार भी होता है, हलमोल भी होता है, दावरोधी भी होता है, पंखा सब। डिस्क नहीं होता, इसका मतलब होता है पहिया। ठीक है, तवा, तवा तो है ही नहीं। ठीक है, डिस्क हैरो होता है, वो उसमें पढ़ोगे चैप्टर में। डिस्क कोई मतलब नहीं यहाँ से। ठीक, चलो बैठो, देख लियो, तुमको नहीं पता। अब पढ़ेंगे भेड़ पालन। ठीक, किसी कोई डाउट तो नहीं है पेपर में? है शीप मैनेजमेंट। ठीक, तो बकरी के बाद भेड़, तो जो भेड़ सबसे ज्यादा पाली जाती है वो राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, तो ये तो सब बाद में लिखाएंगे। ठीक है, जो प्रश्न है वो बाद में लिखाएंगे, जो अलग से पूछे जाते हैं। जैसे बता देते हैं, जैसे भेड़ को जो परजीवी होते हैं पैरासाइट, पैरासाइट दो प्रकार के होते हैं, इंडो पैरासाइट और एक्सो या एक्टो पैरासाइट, यानी कि बाह्य परजीवी, अंतः परजीवी। ठीक है, बाह्य का मतलब जो होस्ट होगा, ठीक है, यानी जो पोषक होगा उसके बाहर रहेंगे। ठीक है, और इंडो का मतलब अंतः, यानी कि विदिन द सेल या विदिन द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो होस्ट होगा, जो पोषक होगा, जिसके ऊपर जाके अटैक करेंगे, अपना भोजन लेंगे, उसके भीतर रहेंगे। तो इस पे क्या होता है? परजीवी होते हैं। ठीक है, पैरासाइट होते हैं, जैसे कि लोनी वगैरह सुने हो, ऐसे सब। तो ये परजीवियों का म्यूजियम, मतलब परजीवी इस पर पाए जाते हैं। और एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी जो है वो राजस्थान में। अब चूंकि सबसे ज्यादा भेड़ वहीं पर है राजस्थान में, इसीलिए भेड़ सबसे ज्यादा वहां पर है। तो CSWRI सेंट्रल सीप एंड वो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, हैं? हाँ, राजस्थान में। ठीक है, और भेड़ क्या है, इससे आपको दुध भी मिलता है, मांस भी मिलता है और ऊन भी मिलती है। तो मुख्य रूप से जैसे ऊन के लिए पाले जाते हैं, कुछ जैसे बकरियों में था मांस के लिए, ऊन के लिए, और कुछ दोनों के लिए। ठीक है, लेकिन ऊन सभी से नहीं मिलती है, इसलिए उसको हम डबल एटीएम, रनिंग एटीएम या दुकाजी नस्ल ऐसे बोलते थे। ठीक है, ये राजस्थान का चलता फिरता फ्रिज। लेकिन इससे सभी से क्या मिलेगी? ऊन भी मिलेगा, दुध भी मिलेगा। अब अलग बात है कि क्वालिटी अच्छी हो या खराब हो, लेकिन सबसे मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ हेडिंग लगाओ, भेड़ का वैज्ञानिक वर्गीकरण या जंतु वैज्ञानिक वर्गीकरण। बोलेंगे जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ शेप। ठीक, तो जितना भी आप गाय भैंस भेड़ बकरी पढ़ते चले आ रहे हैं, तो सारी चीजें यानी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ठीक है, उसमें से केवल दो चीजें छोड़ करके, जीनस और स्पीसीज, यानी वंश और जाति को छोड़ करके बाकी चीजें समान रहेंगे। ठीक है, ये भी जुगाली करने वाले हैं, ये भी रूमिनेंट्स हैं। ठीक है, पहले आप ये लिख लिया, पहला आप लिखिए फाइलम। फाइलम इसको बोलेंगे संघ। फाइलम से पहले लिख लीजिएगा ऊपर किंगडम या जगत, सिस्टमेटिक वे में सही रहेगा। यहाँ पे लिख लीजिएगा किंगडम, यहाँ लिख लीजिएगा जगत, हिंदी में इसको जगत बोलते हैं। ठीक, तो जगत क्या हो जाएगा? एनिमेलिया, जंतु जगत। ठीक, फाइलम क्या हो जाएगा? है क्या हो जाएगा? कॉर्डेटा। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा?
गलत ना बोला करो, समझ में आया? ना आया करे तो ना बोला करो। ये हो जाएगा कॉर्डेटा, यानी इसमें क्या होगा, नोटोकॉर्ड यानी कि जो मेन रज्जु या आप रीढ़ की हड्डी कह सकते हो पाई जाएगी, ठीक है, तो कॉर्डेटा, ठीक है। फिर इसकी क्लास क्या हो जाएगी, वर्ग, स्तनधारी या मेमेलिया, क्लास यानी कि वर्ग मेमेलिया। फिर उसके बाद ऑर्डर यानी कि गण, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, आर्टियो, आर्टियो डक्टाइला, ठीक। गण के बाद फिर आ जाएगा फैमिली यानी कि कुल, कुल क्या हो जाएगा इसका है, बोविडी या रूमिनेंट्स, ठीक है, या इनको जुगाली करने वाले बोलते हैं, बोविडी, ठीक, या इनको जुगाली करने वाले पशु बोला जाता है, इसी में लिख लेना रूमिनेंट्स। फिर उसके बाद ये हो गया, हटाएं, देखो अब लिखना इसमें फैमिली के बाद फिर लिखना जीनस, वंश, लिखना स्पीसीज यानी कि लिख लिया, अगला लिखना जीनस, वंश, उसके बाद स्पीसीज। तो ये क्या हो जाएगा, ओबिस, क्या हो जाएगा, ओबिस एरीज, तो इसका जंतु वैज्ञानिक नाम यानी कि जूलॉजिकल नेम, जंतु वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, ओबिस एरीज। जब जंतु वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो इसमें जो पहला वर्ड जो आपका होता है ये वंश का होता है, ठीक है, यानी कि जीनस होता है, दूसरा जाति का होता है, ठीक है, और जो जाति लिखते हैं उसका जो पहला लेटर होता है वो स्मॉल बनता है, सदैव ध्यान रखना। और जो जंतु वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है वो इटैलिक में लिखा जाता है, अब इटैलिक यहाँ लिख नहीं सकते इसलिए उनके नीचे अंडरलाइन किया जाता है, ठीक है। समझ में आया तुम लोग को, क्या दोनों लोग पहली क्लास है, तुम लोग से पूछ रहे हैं, और कौन है, कल थोड़ा जल्दी आने का प्रयास करना, ठीक है, आगे जगह है इधर, ठीक। अब इसमें एक और लिखो, इसमें गुणसूत्र लिख लो, क्रोमोसोम नंबर, गुणसूत्र संख्या, तो इसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो 54 होते हैं, 2n बराबर 54, 54, ठीक, बढ़िया सी आ रही तुम्हें है, हंसी को अपने काबू में रखो, ठीक। तो भेड़ पालन, इसमें अच्छा वो संस्थान का नाम ये तो सब हमने पहले उसमें अलग से लिखाया था, लेकिन जब लास्ट में और भी नई चीजें हैं तो लास्ट में जब चैप्टर खत्म होगा जैसे क्वेश्चन करा दे तो वहां पे बाकी चीजें लिखाएंगे, अभी लिखाने की जरूरत नहीं, अभी सिस्टमेटिक वे में पढ़ो पहले। तो किंगडम क्या हो जाएगा, ठीक, फाइलम वर्ग, गण, और फैमिली कुल, ठीक है। और इसका जो जीनस स्पीसीज जितने भी तुम्हारे जो बोर्ड वाले उनके लिए जो 12 में है, ध्यान रखें थोड़ा सा, आपको नस्लों का वर्गीकरण अगर लिखने को आएगा, प्रश्न पूछा जाता है लॉन्ग में, पेपर पशुपालन का पेपर उल्टा आता है, उसमें पहले दीर्घ उत्तरी आते हैं, ठीक है, वो इकलौता पेपर ऐसा है जिसमें उल्टा आता है, तो वहां पर आपसे पूछेगा गाय की निम्नलिखित नस्लें दे देगा, या उसमें बताओ, या गाय की 6 नस्लें 4 नस्लें देगा, उनकी लक्षण उत्पत्ति उपयोगिता के बारे में, तो आपको सबसे पहले ये क्लासिफिकेशन लिखना है, ठीक है। ये इसी तरह दोनों हिंदी इंग्लिश में लिखोगे, ठीक। फिर उसके बाद इसका जंतु वैज्ञानिक नाम और गुणसूत्र संख्या, क्या समस्या है, अपने से मतलब रखो तुम, ठीक है। तो अगर ये आप बोर्ड में करेंगे तो जितने भी हजारों बच्चे पेपर देते हैं तो उनसे काफी आपकी अलग होगी, और मेरा मानना यही है कि यहाँ जो सुन रहा होगा, जो पढ़ रहा होगा, यहाँ जुड़ा होगा, जिसको हम बताते हैं हमें सुन रहा होगा, उसमें से भी सब तो करते नहीं, कुछ करेंगे, तो ये मान के चलना 100% उसके 45 से प्लस नंबर आएंगे, जितना हम बता रहे हैं आए भी हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, सब बैठे हैं, इनसे पूछ लो आए हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी कॉपी अलग कैसे होगी दूसरों से, जब आप कुछ अलग करेंगे, इसी प्रकार से जब आप वैसे किसी भी फसल का अध्ययन जैसे उसमें वर्णन करेंगे तो पहले आप उसका बॉटेनिकल नेम, क्रोमोसोम नंबर, फैमिली ओरिजिन प्लेस, ठीक है, ये सब बातें लिख दीजिए, और उससे जुड़ी हुई कुछ अन्य विशेषताएं, जैसे गेहूं का हो गया तो उसको राजा बोलते हैं, मुख्य आहार है, ठीक है, तो ये सारी चीजें अलग से पॉइंट बना के पहले पन्ने पे यही लिख दोगे, बाद में कुछ करो उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो पहले जब एग्जामिनर देखेगा, वैसे तो बूढ़े बूढ़े होते हैं उसमें, देख लिया राइटिंग बढ़िया सब अच्छा है तो बढ़िया नंबर देगा वो, थोड़ा सा इंग्लिश का उसमें यूज करना, बढ़िया नंबर मिलेंगे, 45 से ज्यादा ही मिलेगा, ठीक है। तो सभी को छोड़कर खाली आपको जो लॉजिकल नेम है बस इसमें बदलना है, बाकी सबका वही रहेगा। क्रोमोसोम नंबर इसमें कितने होते हैं, गाय में कितने होते हैं, ठीक है, भैंस में 48 और 50, 50 किसमें होते हैं जो पानी में रहती हैं, 48 किसमें होते हैं जो कीचड़ में रहते हैं, ठीक है, और जो आपकी बकरी होती है बकरी में भी 60 होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हेडिंग लगाइए, भेड़ से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, आधारभूत तत्व लिख लीजिए, ठीक। तो सबसे पहले इसमें लिखिए प्रौढ़ नर प्रौढ़ मादा, इसको बोलेंगे एडल्ट मेल,
एडल्ट फीमेल, ठीक। तो प्रौढ़ हमारे क्या, प्रौढ़ जो नर होगा यानी कि एडल्ट मेल होगा उसको बोलते हैं रैम, ठीक है। रैम इंग्लिश में उसको RAM लिखते हैं। तो चाहे राम पढ़ो, राम तो है नहीं, उसका मतलब उसको रैम पढ़ते हैं, ठीक है। तुम्हें पढ़ना है राम तो राम पढ़ो, ठीक है। तो उसको रैम पढ़ा जाता है, जो पढ़ा जाता है वो बता दे रहे हैं, ठीक है। तो उसको पढ़ते हैं रैम, रैम पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे कहा जाता है रैम, ठीक। और जो माता होती है प्रौढ़ उसको पढ़ते हैं ईवी, ईयू पढ़ो या ईवी पढ़ो, EWE, ठीक, ईयू, ठीक। बकरी में क्या था, ए खड़े हो, यहाँ क्लास में तो चौकन्ने बैठा करो, नहीं ना तो घर पे चले जाओ, बताओ बकरी के प्रौढ़ है ना, प्रौढ़ माता को क्या बोलते हैं, बताओ। अगला लिखिए, इसमें जो नवजात बच्चा देने की प्रक्रिया, ए पहले सही से खड़े हो जाओ। हम जब से तुम आए तब से तुमको देख रहे हैं, तुम क्लास में सुस्ताते रहते हो, हमको लगता है तुम खाली खाना पूर्ति करने आए हो। यहाँ बैठो तो सही तेज होकर बैठो, दिमाग यहाँ है ही नहीं तुम्हारा, ऐसे लटके हुए हैं, शरीर में जाने नहीं है। क्या कहते हैं, खड़े रहो, खड़े बिल्कुल। बच्चा देने की प्रक्रिया यानी कि इसको इंग्लिश में प्रोसेस को बोलते हैं पार्चुरेशन, ठीक है, ऐसा लिखे दे रहे नीचे, पार्चुरेशन, ठीक। तो इसमें क्या होता है, वो प्रक्रिया कहलाती है लैम्बिंग, ठीक, लिख लीजिए लैम्बिंग, एक से एक यहाँ बैठे हैं, लैम्बिंग। जितने पढ़ने वाले नहीं सब छठे जा रहे हैं, उन पर डंडा चलेगा अच्छे से, ठीक ठाक है ना। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे देखो गांव में क्या था कि जो बच्चा देने की प्रक्रिया थी, पार्टुरेशन प्रोसेस थी, वो काविंग थी। तो न्यू बॉर्न बेबी यानी कि नवजात जो बच्चा था, जो पैदा हुआ, जिसको अपनी आम भाषा में बछड़ा या बछिया बोलते हैं, ठीक है, बढ़िया या पड़वा भैंस में, ठीक है। तो वहां पर ये नहीं चलता है साइंटिफिक में, तो वहां पर काफ होगा, ठीक है, जो नवजात बच्चा काफ होगा, बच्चा देने की प्रक्रिया काविंग कहलाएगी। इसी प्रकार भैंस में भी होता है, तो वहां पर होता वही है, वहां पर फैरो लगा दिया जाता है हर चीज में, ठीक। फिर उसके बाद गोट में क्या था, किडिंग था, जो नवजात था उसको किड बोलते थे, ठीक है। यानी कि जो प्रोसेस जैसे काविंग बोला तो जो बच्चा है उसका नाम काफ हो गया, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर लैम्बिंग है तो नवजात बच्चा क्या हो जाएगा, लैम्ब, ठीक है। तो अगला लिखिए, ये हो गया, लिख रहे हो कि नहीं, लिख भी नहीं रहे हो, लिखो। अगला लिखिए, न्यू बॉर्न बेबी या नवजात बच्चा, ये क्या कहलाएगा, लैम्ब, ठीक। अब यहाँ पर देखो, अब प्रौढ़ नर प्रौढ़ मादा की बात कर ली थी, अब यहाँ पर वयस्क नर और वयस्क मादा आप खुद ही लिख लेंगे, नर है तो उसमें मेल लैम्ब और मादा है तो फीमेल लैम्ब, वही चलेगा जैसे बकरी में था, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए मेच्योर मेल, ठीक। तो इसको बोलते हैं, यहाँ लिख लीजिएगा वयस्क नर, ठीक, वयस्क मादा, इसको बोलते हैं मेच्योर फीमेल, ठीक। यहाँ अगर मेल है तो क्या हो जाएगा, मेल लैम्ब हो जाएगा, ठीक। और फीमेल होगा तो फीमेल लैम्ब हो जाएगा, ठीक। इतनी बात क्लियर। अगला लिखो बधियाकृत नर, यानी कि जो भेड़ होगा, भेड़ का जो आपका वयस्क जब हो जाएगा तभी, या इसमें जो मतलब नर होता है, ठीक है, चाहे तुम उसको मेल लैम्ब बोलो या चाहे अगर प्रौढ़ हो गया तो उसको रैम बोलो, तो उसमें जो बधिया जो नर होता है उसको क्या बोलते हैं, बधिया कहते हैं कास्ट्रेशन करने के बाद, ठीक है। तो अगला लिखो बधियाकृत नर, कास्ट्रेटेड मेल, ठीक। तो यहाँ होता है वीडर, ठीक है, WEER, और वहां पर क्या था, WETHER, वीटर, ठीक है, वो ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। तो ये हो जाएगा वीडर, ठीक, वीडर, दिख नहीं रहा है, बैठो भाई यार, अब तुम टारगेट में हो, पढ़ना शुरू करो, इतना टाइम नहीं मिलता है ना सबको बजाएं हम, समझ में आया, पढ़ाई शुरू कर दो, लिख लिया। अब अगला लिखो आवाज यानी कि साउंड, बकरी की आवाज क्या कहलाती है ब्लीड, तो यहाँ पर हो जाएगा ब्लीटिंग, ठीक। अब कंफ्यूज मत होना, ठीक, ब्लीटिंग किसकी है कि ब्लीड किसका, ठीक। वैसे याद रखना पहले क्या पढ़ा है, बकरी, इतना तो याद है ना, सर ने पहले क्या पढ़ाया था। तो ब्लीड में कम शब्द है, ब्लीटिंग में ज्यादा है वर्ड ना, तो ब्लीड कम है पहले, ब्लीटिंग ज्यादा कर देंगे तो बाद में, समझ में आया। तो ये हो जाएगा ब्लीटिंग, ठीक, एल है आपका। आवाज हो गई, फिर उसके बाद लिखिए मांस, ठीक, मीट, तो मीट क्या कहलाता है, मटन, ठीक है। मीट हो गया, फिर उसके बाद इसमें लिखिए मैटिंग, मेटिंग की प्रोसेस या मैथुन क्रिया, ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट बहुत पूछा जाता है, क्वेश्चन मार्क लिख लेना यहाँ पे, मैथुन क्रिया, बकरी में गाय में क्या थी, सर्विंग थी, यहाँ पर टपिंग होती है, लिखो टपिंग, ठीक। फिर जो इनका समूह होता है यानी इनका झुंड होता है उसको बोलते हैं फ्लोक,
बकरी के जो समूह होता है उसको भी फ्लोक बोलते हैं, उसको ट्रिप भी कहा जाता है, ठीक है। तो फ्लोक या ट्रिप दोनों ही चीजें होती हैं, ठीक है। पन्ना पलट के चेक कर लो उसको, पहली बार लिखा है तो यूट्यूब पे क्लास देता तुमने लिखा नहीं होगा, उसके बाद पढ़ा नहीं होगा, उसके बाद अभी लिखा है तभी तुम्हें अभी 3 बार बता चुके हैं, समझ में नहीं आया, इसलिए तुम पन्ना पलट के देख रहे हो, ठीक है। चलो मैथुन क्रिया, ठीक। अब उसके बाद लिखो समूह, इनका झुंड जो होता है, ठीक है, वो लिखो फ्लोक। धनंजय नहीं आया, अच्छा ये हो गया, क्या बना रहे हो है? ये हो गया। आगे लिखो तापमान यानी बॉडी टेम्परेचर, शारीरिक ताप। बॉडी टेम्परेचर एक तो होता है आपका डिग्री सेल्सियस में, एक होता है फ़ारेनहाइट में, ठीक है। तुम्हारा वो कहाँ के पार्टनर हो नहीं है, तो इसका जो होता है 39 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि अप्रॉक्स जो आपका गोट होता है उससे मिलता जुलता है, ठीक है। ज़्यादा है 0.1 0.2 का अंतर होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और फ़ारेनहाइट में 102.1 होता है, ठीक है, ये फ़ारेनहाइट में होता है, ठीक। चाहे इसको 110 लिख सकते, 102 सीधे से लिख सकते, उसमें कोई नहीं है, ठीक। तो ये टेम्परेचर हो गया। फिर उसके बाद इनकी जो वयस्कता की आयु होती है, मतलब ये कितने समय में वयस्क हो जाते हैं, तो 9 से 14 माह में ये वयस्क हो जाते हैं। इसको बोलते हैं पुबर्टी एज। पुबर्टी एज जो होती है इसकी 9 से 14 माह के बीच में ये वयस्क हो जाते हैं, ठीक। अगला लिखो, हे पीछे मुच्छड़, तुम क्या बातें कर रहे हो, हाँ है, क्या बता रहे हो उनको, क्या क्या पीछे वाला क्या लिखा, ये दिख नहीं रहा तुम्हें, दिख नहीं रहा है, ये नहीं दिख रहा है, तो यार इसके नीचे तुमने अभी तक कैसे लिखा, लिखे हो कि नहीं लिखे हो? दूर का नहीं दिखता है तो यहाँ आके बैठा करो, पहली क्लास तो है नहीं तुम्हारी, तो फिर ये तो ऊपर ही लिखा है, नीचे तो लिखा ही नहीं, आगे बैठना नहीं दिखता है तो। अगला लिखो गर्भकाल अवधि, इसको क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड। यही सब इंग्लिश टीप क्या ना बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इतनी इंग्लिश इतनी लिख दोगे तो एग्जामिनर अच्छे अंक देगा। और जब यूपी कैटेट में के बाद जाओगे बीएससी करने तो यही सब मिलेगा पढ़ने को, ज़्यादा कुछ थोड़ा बहुत एडवांस होगा, ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं होगा, सब यही फंडामेंटल। जेस्टेशन पीरियड जो होता है एग्जैक्ट अगर बात करते हैं तो 148 दिन का होता है, ठीक है। अब ये जो 148 दिन हमने लिखा दिया है, अब ये मत कोई कहना कि सर 150 कहीं लिखा, कहीं 151 लिखा, कहीं 52 लिखा, कहीं कुछ लिखा, ठीक है। तो इसका भी बकरी के समान ही होता है, ठीक है। 148, 150, 151, ठीक है, एग्जैक्ट किताब में एक जगह लिखा है, अब इसको ही लिख लीजिए, ठीक है। 150 भी लिखाओ तो भी ठीक है। अब ये देखना कि 150 के इर्द गिर्द जो दो तीन संख्या और हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा दूर है, यानी कि 160 लिखाओ, 180 लिखाओ, 280 लिखाओ, ठीक है। 148 लिखा होगा तो 150 नहीं होगा वहाँ पर, ठीक है। 148 लिखा होगा, 150 लिखा होगा या 151 लिखा होगा, ठीक है। तो यानी कि बकरी के समतुल्य ही होता है, ठीक। ये लिख लिया। अगला लिखिए मध्यकाल यानी कि हीट पीरियड, पहले लिखो मध्यचक्र लिख लो। मध्यचक्र इसको क्या बोलते हैं, ऑस्टर साइकिल, ठीक। और उसके साथ एक और लिखो मध्यकाल, इसको हीट पीरियड बोल सकते हैं या ऑस्टस पीरियड बोल सकते हैं, ठीक। तो मध्यचक्र कितने दिन का होता है, देखो गाय भैंस भेड़ बकरी में 21 दिन, बकरी में 18 से 21 होता है, गाय भैंस में 21 दिन होता है। यहाँ पर जो मध्यचक्र होता है थोड़ा कम हो जाता है, 15 से 18 दिन का होता है, या कहीं कहीं तो ऐसे 16.5 दिन भी, 16.5 जो ऐसे मतलब 16.5 क्या होता है, 17 होगा या 18 होगा या 19 होगा, 16.5 एक पेपर में आया था, ठीक है। वहां पर वो ऑप्शन सही था, ठीक है। तो तुम्हारे में ना आ जाए, ठीक है, तो इसलिए हमने लिखा दिया, यानी कि दिन के बीच में, ठीक है। तो इसका एवरेज निकालो 16.5, 15 से 18, ठीक है। और जो मध्यकाल रहता है बकरी में क्या होता है 2 से 3 दिन का, तो यहाँ से क्या होता है 1 से 3 दिन के बीच का होता है, ठीक। अब ये आपका हो गया, हाँ सर है तो चले गए, चलो तुम लिखो। अब लिखो इसका जो श्वास दर होती है, लिखो बकरी के समान ही होती है, ठीक है। 12 से 20 श्वास दर, रेस्पिरेशन रेट, ये बकरी के समान ही होती है, 12 से 20 प्रति मिनट, ठीक है। फिर उसके बाद नाड़ीगत पल्स रेट, ये आपका 70 से 80 पर मिनट, ठीक। अब उसके बाद आपका दुग्ध का कंपोजिशन बचा है, कितनी वसा, कितना प्रोटीन, कितना पानी, ये सब आएगा तो कल लिखाएंगे, ठीक। फिर उसके बाद इसकी नस्लें शुरू करेंगे। हाँ वेरी करता है, ठीक है। मतलब उसका क्या बोलते हैं जो क्लाइमेट है उसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ठंडियों में क्या होता है कम हो जाता है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब हीट में आना, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अभी बहुत चीजें बच्चे लिखानी है, हटाएं इसको। पीछे उसका क्या नाम है वो मूछ वाले लड़के का, क्या नाम है तुम्हारा, आशुतोष, लिख लिया, कल से आगे बैठना, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद सभी को, राधे राधे।
भैया टेस्ट नंबर 7 है, सभी लोग पेपर सॉल्व कराया जा रहा है, ठीक है? चाहे ऑनलाइन